हेलो दोस्तों, आपका एक और बार चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास और बहुत स्पेशल होने वाला है। और आज का वीडियो मैक्सिमम उन लोगों को जो विजडम की खोज में है, जो थोड़े इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस ढूंढने की चाह रखते हैं, उन लोगों के लिए है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ। नंबर 1 बेस्ट सेलर तो है ही, 24 से ज्यादा किताबें ऑलरेडी लिख चुके हैं। हमारे देश में इनको चाणक्य भी कहते हैं मॉडर्न डे का। आप लोग थोड़ा तो समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं और थोड़ा सा बताऊं तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें इनके बारे में पता लगी, जो कॉन्वर्सेशन में तो और पता लगेंगी। ये 53 से भी ज्यादा चीजों में सर्टिफाइड है। कैन यू जस्ट इमेजिन, वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ चुके हैं। और आज हम आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं ना, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। विदाउट फर्दर डिले लेट्स वेलकम डॉक्टर राधाकिशन पिल्लाई सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सर। सर सीधे मुद्दे पे चलते हैं। सर एक वर्ल्ड बैंक ने ना एक सर्वे किया था। वर्ल्ड बैंक के सर्वे के हिसाब से हमारे देश में 123 मिलियन लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन है, पुअर है। और वहीं पर फिर उसके बाद हमारे इधर की कोई एजेंसी बोलती है कि नहीं, हम इसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे। सर आपको क्या लगता है, इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया रिच है या पुअर है? इंडिया इज शोन एज ए पुअर कंट्री, बट एक्चुअली सच कहूँ तो इट्स अ रिच कंट्री। ओह, इसको थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर सकते हैं? देखो, आपने जो आंकड़े बताए, द नंबर्स बताए, वो भी सच है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। ये पॉवर्टी जो है उसमें दो तरीके होते हैं, दो टाइप की पॉवर्टी होती है। वन इज इकोनॉमिक पॉवर्टी, जिसे हम मेजर करते हैं कि आप अगर एक दिन में इतना नहीं कमाएं तो आप पुअर हो, जो जनरली वर्ल्ड बैंक या फिर कोई स्टैटिस्टिक्स में आपको दिखता है। लेकिन आपको पता है कि इवन बड़े बड़े जो देश होते हैं, जिसे हम कहते हैं रिच कंट्री, they also have poor people. Okay. And the so-called poor country also has rich people. Okay. तो भारत के बाद बता तो yes, many people say we are a growing economy. फिर कहते हैं ना फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम बीच के हैं। करेक्ट। बट अगर हम हमारे कल्चर की बात करें, द रियल पुअर पर्सन इज द वन हु डजंट हैव फूड टू ईट। ओके। तो ये जो है बेसिक है। जैसे हम पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान, जिसको खाने को नहीं है वो पुअर है। और हमारे देश में कभी भी खाने का प्रॉब्लम नहीं रहा है। करेक्ट। तो कोई भी हो, तो जैसे मुंबई की बात कहते हैं कि मुंबई में बहुत सारे पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इवन दो इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल। लेकिन यहाँ पे एक मान्यता है कि यहाँ पे जो मेन देवता है वो है मुंबा देवी। मुंबा देवी। तो यहाँ पे अगर तो कोई भी आदमी भूखा पेट नहीं सोता। तो सच कहे तो वो अमीर ही हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आपके पास में शायद 2000 रुपया ना हो जेब में, वो हिसाब से देखो तो गरीब है। लेकिन जो आदमी भूखा नहीं रहता वो तो अमीर ही है। तो सबसे पहले जो बेसिक हम बोले या फिर फाउंडेशनल पॉवर्टी बोले उस देश में नहीं है, बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स। ओके। पहली बात हम कहते हैं फैमिली इकोनॉमी, सेकेंड इज कॉल्ड विलेज इकोनॉमी, एंड द थर्ड इज कॉल्ड टेम्पल इकोनॉमी। तो फैमिली इकोनॉमी आप देखो, घर में समझो 3-4 भाई बहन है, आप देखो यहाँ पे जो मेन कंट्रोलर होता है वो तो माँ ही होती है। बिल्कुल। तो कोई भी घर पे और सबको खाना मिलता है। सो इट्स अ फैमिली ड्रिवन काइंड ऑफ ए वेल्थ, या फिर सब लोग खाते हैं। सेकंड ऑफ द विलेज, मैं कितने सारे गाँव में गया हूँ जहाँ पे शादी हो रही है, तो वहाँ पर ये नहीं कहते कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, वहाँ पर यह माना जाता है मेरी गाँव की बेटी की शादी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेरे गांव की बेटी की। करेक्ट। तो क्या है, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट। तो क्यों हम कोई ऐसा लगता है कि हमारी जो विलेज इकोनॉमी है, जो हम कहते हैं जो रूरल, वो गरीब है? बिल्कुल नहीं, दे हैव ए कलेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। और जो थर्ड है टेम्पल इकोनॉमी। ओके। आप देखते हैं बहुत सारे गांव में मंदिर है, और ऑफ कोर्स फेमस आप देखोगे तो पद्मनाभ स्वामी क्षेत्रम जो केरला में है, या तिरुपति बोलो, सब गाँव में। तो यहाँ पे जो पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं था, तो हमारे यहाँ पे टेम्पल्स वे द कस्टोडियन ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ओके। और कोई भी आप मंदिर में जाओ या फिर गुरुद्वारा में जाओ, आप देखोगे कि तो रोटी मिल तो जाएगी, प्रसाद में बोलो या फिर लंगर बोलो। करेक्ट। तो वो हिसाब से देखो तो भारत में गरीबी हो ही नहीं सकती। लेकिन आपके जेब में कितना पैसा है जीडीपी के हिसाब से, वो शायद कम हो सकता है। वाओ, वंडरफुल। बट सर, आपने जैसे बताया कि आप जब विलेज इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम विलेजेस की बात करते हैं या हम थोड़ा सा रूरल इकोनॉमिक्स की तरफ पे जाते हैं, तो एक स्टेट, 2-3 स्टेट्स आते हैं, बट मेरे दिमाग में एक आ रहा है, एक जगह बिहार के बारे में मैक्सिमम लोग बात करते हैं। विद द लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमने तो ये सुना है कि यार बिहार में गरीबी काफी ज्यादा है, पावर के कारण सप्रेस काफी ज्यादा हुए हैं वहां पे। एंड टेक्निकली देखिए, बिहार इज अ वंडरफुल प्लेस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट एक आम इंसान से जब आप बाहर जाके पूछते हैं तो दे डोंट सी इट फ्रॉम दैट लेंस।
दिस इज द हार्श रियलिटी बिहार को उस तरह से। तो आपका क्या कोई एक्सपीरियंस रहा है? व्हाट इज योर से अराउंड बिहार? इज बिहार रियली दैट पुअर? क्या उधर को कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती? व्हाट इज योर टेक? आई वांट टू अंडरस्टैंड द बिहार डायनामिक्स। या ये तो बहुत अच्छा मुद्दा है और इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप देखोगे कि बिहार को जनरली कैटेगराइज किया गया था इन द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट एज ए स्टेट विच इज अमंग बीमारू। बीमारू फ्यू स्टेट जहाँ पे इतनी गरीबी है कि वो बीमार स्टेट है। लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री। अब बिहार देखोगे तो इट वाज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। चाणक्य, बुद्ध, महावीर, ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े लोग होके गए। इनफैक्ट राजा जनक जो सीता के पिताजी माने गए वो मिथिला से आते थे, जो आज भी हम कहते हैं जो दरभंगा में है। So historically, Bihar was one of the richest places of our country, not only wealthy but also intellectually. चलो ये होती भूतकाल की बात। मॉडर्न डे बिहार आप देखोगे, आई वुड से दैट प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके। तो आज आप देखते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस, हाँ वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस देखोगे वहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं बहुत सारे हैं, जहाँ से मैं भी काफ़ी जुड़ा हुआ। दरभंगा इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस इन इंडिया। यहाँ तक कि जो अंग्रेज थे उनको पैसे की जरूरत पड़ती तो बिहार में जाते थे। ओह ओके। ये आप रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन हो क्या गया, एंड इफ यू लुक एट इट ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम इतनी गरीबी हो गई, लेकिन आज जो इम्प्रेशन है कि वहाँ पे से जो लोग आते हैं दे आर नॉट दैट वेरी सिविलाइज्ड। करेक्ट। बट ऐसा नहीं है। आप देखोगे वो इतना पढ़ाई करते हैं, द मोस्ट ऑफ द IPS IAS ऑफिसर, सिविल सर्विसेज, एंड मैथमेटिकली दे आर जीनियस। तो हम जिस बिहार के परसेप्शन की बात करते हैं दैट इज लाइक ओके वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट। मुझे अभी भी याद है, मैं US में था, तो मेरे एक मित्र हैं वहाँ पे, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो वहाँ पे आने से पहले मैं एक जगह गया था, सैन एंटोनियो। ओके। तो इट्स वन नॉट सो डेवलप पार्ट ऑफ US। ओके। सो मैं न्यूयॉर्क में जा रहा था विच इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल। तो मैंने उसको फ़ोन किया था, बोला हाँ हाँ हमारे यूनिवर्सिटी में आना, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आऊँगा। अब कहाँ हो? बोलता अच्छा आई एम इन सैन एंटोनियो। अरे ये तो हमारा बिहार जैसे, वहाँ कहाँ पहुँच गए? बोला ऐसे क्यों कह रहे हो? फिर मुझे समझा कि इम्प्रेशन कि वो कोई बैकवर्ड स्टेट है। जी उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि बिहार इज़ अ परफेक्ट स्टेट। कोई भी स्टेट परफेक्ट नहीं होता, इट्स ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। बट मैं बिहार से खुद बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। वाओ, हाउ, कैसे? पहली मतलब चाणक्य वहाँ के थे, तो अर्थशास्त्र जैसे उस जमाने में पाटलिपुत्र कहते थे, जो आज मॉडर्न डे पटना है, तो वहाँ पे जाते रहता हूँ। आई वर्क विद द द लीडर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑल्सो इन वेरी क्लोज मैटर्स कि कैसे डेवलप करें। दूसरी बात जो है कि आजकल के जो यूथ है, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। वाओ। नॉट ओनली नेशनली बट ऑल्सो इंटरनेशनली। आप विश्वास नहीं करोगे कि आज हम जो कहते हैं कि इंडिया हैज़ बिकम अ IT हब, बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस हु आर सेटल्ड इन अमेरिका, मैं काफ़ी वहाँ पे जाते रहता हूँ, वहाँ पे मुझे एक कम्युनिटी दिखती है विच इज़ बिहारी हु एक्चुअली रन द IT इंडस्ट्री इन अमेरिका। इन अमेरिका बहुत सारे लोग हैं, बट हमको कभी विश्वास नहीं होता। आपको जनरली हम इंडियंस एक बार बाहर चले जाए तो बिहार हो या तमिलनाडु हो, केरला, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने देखा क्यों, इसका रीज़न है बिकॉज द मैथमेटिकली ब्रिलियंट, कि उनके जीन्स में है। आपने शायद वो मूवी देखी होगी सुपर 30। या यस, उसमें आप देखोगे बिहार की स्टोरी है। यस यस। और मेरे ऐसे एक मित्र है, उनका मैं डॉक्टर शरद, आप उसके उन्हें गूगल कीजिएगा। ओके। एंड वो एक डेक्सटेरिटी फाउंडेशन करके चलाते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज, वो बिहार के जो बहुत सारे यूथ है, अभी इट्स नॉट लिमिटेड टू बिहार, बट वो सुपर 30 में से एक खुद था। वाओ। और वो आज इतना अच्छा काम करके दुनिया भर में, आप देखोगे डेक्सटेरिटी फाउंडेशन के पास आउट जो है, बीट हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन, सब जगह जाके पढ़ते हैं। वाओ। उन्होंने एक मूवमेंट क्रिएट किया है। सो आई थिंक बिहार इंप्रेशन जो है वो शायद उतना हाई नहीं होगा, बट आई वुड से द क्वालिफिकेशन बोलो या फ्यूचर बोलो बहुत बड़ा है। वाओ। सो यू आर सेइंग बिहार के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। वाओ सर, ऐसा और कोई स्टेट है जो आप भारत में देखते हैं जहां पर कि जैसे आपने बिहार को डिस्क्राइब किया कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के अंदर एक काबिलियत है, क्या आपको ऐसा कोई और भी स्टेट, कोई ऐसी जगह लगती है इंडिया में विच यू कैन टॉक अबाउट? देखो, भारतीय हूँ तो कोई भी स्टेट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, सब में अपॉर्चुनिटी है। अरुणाचल प्रदेश हो या गोवा हो, सब जगह है। लेकिन वन मोर स्टेट विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ओडिशा।
वाओ वाओ। इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा कि जब मैं उड़ीसा जाते रहता हूँ, बीट भुवनेश्वर या कटक, वहाँ पे भी आप देखोगे, और आपका भी वहीं से ओरिजिन है, जी बिल्कुल। वहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल जो है इट्स वेरी हाई, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और मुझे लगता है कि अगेन द सेम इम्प्रेशन, और जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं ना वो दिखाते नहीं। सो इट इज़ नॉट अबाउट द प्लेस, बट वी कैन नॉट डिनाई कि स्थान का भी महत्व होता है। उड़ीसा में आप देखोगे तो पूरी जगन्नाथ का कल्चर है, और बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि कोलकाता वर्सेस उड़ीसा। और उड़ीसा क्यों, मेरे लिए तो अगेन कलिंगा करेक्ट, आपके सब्जेक्ट बिल्कुल। जी मेरा सब्जेक्ट है। तो जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे समझ में आया कि अशोक और वो पूरा जो साम्राज्य वहीं से शुरू हुआ था। सो एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ है, लेकिन सब स्टेट के वो जो फॉरवर्ड लुकिंग या इंप्रेशन उतना नहीं है। आई फील देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ इंडिया इन द स्मॉलेस्ट प्लेस, एंड इवन स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी एंड ऑफ कोर्स ओडिशा। वाओ सर, अभी आपने एक सम्राट का नाम लिया अशोक। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी चलती है, मैं आपकी तरफ से समझना चाहता हूँ बिकॉज आपने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी है बिफोर आई मूव टूवर्ड्स अदर स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसा माना जाता है ना कि हमारे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटीज़ रहती हैं विच आर ट्राइंग टू स्पेशलाइज इन टू अ फ्यू थिंग्स, विच आर ट्राइंग टू कंट्रोल दीज थिंग्स। एंड मैंने बहुत पहले कहीं पे पढ़ा हुआ है कि सम्राट अशोक के भी कुछ इस तरह से 9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीक्रेट कुछ एडवाइजर्स या कुछ इस तरह से। इफ़ यू नो समथिंग अराउंड दैट, आप कुछ गाइड कर सकते हैं हमें? श्योर, इनफैक्ट ये इंडियन सिस्टम रहा है, राजा और मंत्री परिषद। ओके। तो नंबर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके जो अष्ट प्रधान थे, दे वर इज की पीपल। फिर Okay. आपने सुना होगा कि अकबर के नवरत्न, जी और 1 to 1 आप देखो चाणक्य, चंद्रगुप्त, बिल्कुल। तेनाली रामा, कृष्ण देवराया, जी ये सारे ऐसे कॉम्बिनेशन आपको सब जगह मिलेंगे। अब होता क्या है, एक संस्कृत का वर्ड यूज करूंगा, राजा और मंत्री परिषद, राजा और राजगुरु, इनमें एक चर्चा होती है, विच इज कॉल्ड सीक्रेट डिस्कशंस, ओके एंड दे बिकम स्ट्रैटेजीज। ओके और ये जो है इसको कहते हैं मंत्रणा। संस्कृत में मंत्रणा, तो लोग बोलते हैं मंत्र मतलब क्या, भगवान का नाम लेना, हाँ, जैसे बिल्कुल। ओम नमः शिवाय है, बिल्कुल। जैसे जो भी है, तो वो हो गया एक तरीके का मंत्र। बट द रियल मंत्रणा इज डिस्कशन विद द मंत्री। और आप देखोगे कि नॉर्थ में आप जाओगे कि जितने निजाम्स थे जी तो वो कहते 2 टाइप ऑफ डिस्कशन राजा करते थे, या जो नवाब थे या लीडर्स करते थे। एक जगह होता था जो राज दरबार में, उसे कहते हैं दीवाने आम और दीवाने खास। आम मतलब जहाँ पे वो राजा दरबार में आके प्रजा को मिलता था। करेक्ट। दीवाने खास मतलब इट्स सीक्रेट डिस्कशन। ओके ओके। तो यह बिल्कुल आपने सही कहा कि नंबर 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। एंड और एक बात हो कि जब ये मंत्री लोग बैठ के राजा के साथ चर्चा करते हैं, धीरे धीरे ऐसे स्ट्रैटेजी बनते हैं और बाहर के लोगों को कभी पता नहीं चलता। और मैं तो ये कहूँगा पता चलना नहीं चाहिए। वन इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी, ओके एंड वन इज कॉल्ड गवर्नमेंट पॉलिसी। सो पब्लिक पॉलिसी और एग्जिट पोल चलते हैं, पब्लिक ओपिनियन, वो भी चलना चाहिए। बट होता कि बहुत सारे अंदर की बातें होती है जो बाहर किसी को समझ में नहीं आता। सो अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक विश्व के सबसे बड़े एम्परर बने। आज भी अशोक के फॉलोअर्स जापान जैसे कंट्रीज में हैं। आज भी? आज भी। इनफैक्ट अशोक का वाज आल्सो ट्रेन बाय चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे वो। सो कहने का मतलब क्या है कि वो जो मंत्रणा होती है, चर्चा होती है 1 to 1, दैट ऑलवेज हैज टू बी सीक्रेट, बिकॉज प्रजा शायद उतनी मेच्योर नहीं होगी। तो चाणक्य ऐसा कहता है राज विद्या और प्रजा विद्या में बहुत फर्क है। ओके। तो ये जो छोटे से ग्रुप होते हैं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी टैलेंटेड, और उसे कहते हैं दूरदृष्टि देने वाले, द विजनरीज। वाओ वाओ सर, जब आपने ये चीज़ बताई कि इन एवरी स्फीयर इस तरह के सीक्रेट वो रहता है, एडवाइजर्स रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, वांट टू टच अपॉन दिस थिंग। काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है कि जब भारतीय पॉलिटिक्स को भी देखा जाता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं। आई नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप इस पूरी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, तो मुझे ये चीज़ समझनी है कि क्या सही में ऐसा एस्पेक्ट है कि इंडियन पॉलिटिशियंस आल्सो फॉलो चाणक्य नीति। इफ यू हैव सम इंस्टेंस और एग्जांपल्स व्हिच यू कैन गिव अस। सो पहले ये समझे कि चाणक्य नीति क्या है। बिल्कुल। तो चाणक्य तो एक व्यक्ति है, हम सब उनके बारे में जानते हैं, पटना के, पाटलिपुत्र के, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु थे। ये सब हमें कहानियां पता है।
लेकिन जब हम बोलते हैं चाणक्य नीति, तो जनरल स्टेटमेंट में बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं उस चाणक्य की नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं. द मोस्ट फेमस वंस आर सामदान भेद दंडा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बिल्कुल. पैसा पैसे को खींचता है. तो ये जनरल हो गया. लेकिन एक फाइन चीज है कि चाणक्य नीति जनरली परसीव्ड एज कूटनीति. कूटनीति मतलब क्या है, कुछ नेगेटिव, अरे भैया इसको ऐसे मार डालो, ये करो वो करो. सो जब पॉलिटिकल स्पीयर में हम चाणक्य नीति बोलते हैं तो इट्स समटाइम्स कंसिडर वेरी वेरी नेगेटिव. बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. सो पहली बात, एवरीबडी इज नॉट मेच्योर टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस. ओके. ओके. देखो ये जो मैं वर्ड आपको यूज किया कि पॉलिटिकल साइंस, आज आप देखो पॉलिटिक्स बोलते हैं तो नेगेटिव, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, घर के पॉलिटिक्स. जी. बट इसके पीछे जो वर्ड है साइंस, उसे कहते हैं विज्ञान. सो पॉलिटिक्स ऑल्सो है साइंस. जैसे आईटी अगर बोलो या कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोलो या आज एआई बोलो, दे आर ऑल साइंस. इट्स साइंटिफिक. सो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो a science. But unfortunately, because sometimes we don't have the right leaders, we think politics is only about manipulation. करेक्ट. But actually, politics is a very, very evolved subject. In fact, महाभारत में कहा गया है, राज विद्या इति परम विद्या. The highest knowledge is politics. और जब तक राजा को ये सारी विद्या नहीं पता चले, he should know every subject, including spirituality. तब तक वो अच्छा राजा नहीं बन सकता. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने बोला कि चाणक्य नीति, तो हमने तो कहा कि जो परसेप्शन अबाउट चाणक्य नीति कि ये तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये सब ठीक है. बट आप सही में चाणक्य नीति समझो तो मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू नो चाणक्य नीति, एक्चुअली वन वर्ड फ्रॉम योर लाइफ डिक्शनरी गेट्स डिलीटेड, दैट इज कॉल्ड फेलियर. बिल्कुल. बिकॉज चाणक्य को आप सही में समझ लो तो आपको फेलियर क्या है यह भूल जाओगे. Wow. It can be applied to every field, including politics. Wow. So you mean to say that इतना prevalent है. But sir, because आपने चाणक्य जी की बात छेड़ी है जो eventually आनी थी, I have few questions around चाणक्य जी also, and who better than you can actually answer. तो अब कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद हमारे ऑडियंस के भी दिमाग में कभी ना कभी आई होगी, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आती है. तो मैं पहले कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा और मैं फिर आपके व्यू जानना चाहूँगा. तो अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य ने कुछ 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. जैसे एक स्टेटमेंट ये कहता है कि एक अच्छी बीवी पति को माँ की तरह सुबह सर्व करेगी, दिन में बहन के जैसे प्यार करेगी और रात को काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट के जैसे सुख देगी. एक और स्टेटमेंट दिया गया है कि स्त्री शुद्ध नहीं बनती है चैरिटी करके या 100 उपवास करके, जितना वो जब अपने हस्बैंड के पाँव धोने के बाद उस जल को अगर ग्रहण करती है उससे ज़्यादा वो शुद्ध हो जाती है. तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट है. एक और है कहीं ना कहीं जिसका इनडायरेक्ट रेफरेंस जो मुझे मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ने दिया था कि चाणक्य शायद कह रहे हैं कि विमेन अनरिलायबल है, अनट्रस्टवर्दी है, कहीं पर ऐसा है. मिसोजिनिस्ट थे चाणक्य या हमने इसको गलत इंटरप्रेट किया है? आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट. ये काफी लोग मुझे पूछते भी है कि वॉज चाणक्य अगेंस्ट वुमन. यस, दैट इज प्रिसाइजली द क्वेश्चन. इनफैक्ट 2 कदम और बात करूंगा कि सर्टेन प्लेसेस में ये भी लिखा गया है कि चाणक्य इज गिविंग द परमिशन टू इवन स्लैप ए वुमन. यस. अब देखो कि तो मैंने भी पहले ये पढ़ा, समझा, फिर मेरा भी गुरु से थे. इज इट ट्रू? तो क्या होता है, समस्या कोई भी हो, चाणक्य खुद कहते हैं, अपने राजाओं को भी कहता है राजगुरु से पूछ. तो मेरे टीचर ने मुझे ये बात बताया कि बेसिकली यू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स. हु एक्चुअली स्पोक ओवर, डिड चाणक्य स्पीक और somebody speaking on behalf of चाणक्य. ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है. अगर मैं कह दूं यहाँ पे बैठ के चाणक्य ने ऐसे कहा, पीपल मैं बीइंग. सर आई हैव सम मोर क्वेश्चंस बिकॉज हम गॉड वाला पार्ट टच कर रहे हैं. अब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, फाइनेंस की दुनिया से भी मैं देखता हूँ कि अ लॉट ऑफ टाइम हमने ये देखा हुआ है कि लोग ये कहते हैं कि यार मैं जिंदगी भर बहुत मेहनत किया, भगवान को रोज याद किया, बट तो भी 300 रुपये दिहाड़ी का मेरे को मिलता था ईंटा उठाने का. मैं कुछ बुरा नहीं किया, सब कुछ अच्छा किया. वहीं पर कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, करप्ट बिजनेसमैन की बात करते हैं, और फिर ये लोग कंपेयर करते हैं कि यार देखो उसके पास तो सब है, पैसा है, अय्याशी करने के लिए लंदन जा रहा है, कभी यूरोप जा रहा है, ये कर रहा है. अगर ईश्वर सही में है, इफ गॉड इज ट्रूली आउट देयर, why is he not blessing this deprived people? क्यों ये पॉवर्टी के थ्रू ये लोग जा रहे हैं? पॉवर्टी छोड़िए सर, काफी लोगों की मिजरीज अलग चल रही है, घर में परेशानियां अलग चल रही हैं, और जो लोग इतना ज्यादा भगवान को याद नहीं कर रहे वो लोग ऊपर चले जा रहे हैं. why this is happening? हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे
बहुत अच्छी बात. अभी आपने इकोनॉमिक्स की बात की. सो द रिच सीम टू बी हैप्पी एंड द पुअर सीम टू बी अनहैप्पी. करेक्ट. वो कहते थे कि रिच आर कंफर्टेबली मिजरेबल ओके. एंड द पुअर पीपल आर हैप्पी विथ लेस. ओके. जैसे ओके. आई एम नॉट टेलिंग दैट वी शुड नॉट हैव मनी, बट डज मनी गारंटी हैप्पीनेस? आप देखोगे जितने डेवलप कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ. बिल्कुल. बिल्कुल. सो आपके पास पैसा है, गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, सोशल सिक्योरिटी है, मेंटल हेल्थ. इंडिया में गरीब लोग तो ज़्यादा त्योहार मनाते हैं. जी. दे आर मोर हैप्पी. सो व्हाई एम आई टेलिंग दैट यस मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट स्पिरिचुअल एंगल से देखो देयर इज नो कनेक्शन. इनफैक्ट इंडिया वॉज द पीक ऑफ बोथ. पैसा भी था, स्पिरिचुअलिटी भी थी. जी. बिल्कुल. भारत सोने की चिड़िया थी. Correct. बट हमने क्या किया पैसे के साथ? मंदिर बनाए. बहुत सारे लोग प्रॉस्पेरिटी में जाके भगवान की ओर गए. करेक्ट. अभी क्या हो रहा है कि पैसा कमाना ही उद्देश्य है. और मैं आपको एक सच बात बताऊं, कड़वा सच. इफ यू आर ए गुड पर्सन डजंट गारंटी यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन. Wow, if you're a good person, doesn't matter. You're a spiritual person. Wow. ये आपको कल्पना थोड़ा डीप है. Yes. जस्ट बिकॉज यू आर गुड डजंट मीन यू आर स्पिरिचुअल एंड डजंट मीन यू आर टू बी बैड. हाँ. spiritual. Yeah. Okay. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, वाई डू गुड पीपल सफर? Absolutely. Absolutely. वाई डू गुड पीपल सफर मतलब क्या? आपका डायरेक्ट रिलेशन, यू आर गुड बिकॉज यू शुड नॉट सफर. Okay. इट विल बी सरप्राइज. और बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ गलत क्यों हुआ? बिल्कुल. ये ना एक्चुअली आपके मिसकंसेप्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो स्वामी विवेकानंद जो गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, डू यू नो ही डाइड ऑफ कैंसर? Oh. कितने सारे साधु संत कैंसर से उनका देह का त्याग हुआ, बट दे वर नॉट कंप्लेनिंग. मैंने तो लोगों की सेवा की, मेरा पर कैंसर मुझे क्या आया? एक भारत में एक बहुत बड़े संत हो गए मुंबई में, उनका नाम है निसर्गदत्त महाराज. उनको भी कैंसर हुआ था. तो कैंसर से चले गए. तो किसी ने उनको पूछा, इज अ स्पिरिचुअली रियलाइज सोल, एनलाइटेंड सोल थे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच ए ग्रेट पर्सन, हाउ कम यू हैव कैंसर? उन्होंने क्या कहा पता है आपको? आई डोंट हैव कैंसर, आई एम कैंसर. Oh. Okay. Okay. सो इनफैक्ट वो तो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे. तो उनको किसी ने पूछा, अगर आपके पास पैसा होता, संत थे वो, would things have been different? You know what he said? How does it matter if I was rich or poor? What matters to me was whether I'm spiritual. Wow. Wow. तो एक बात बताइए, आज जो कोई ये वीडियो देख रहा है, काफी यंगस्टर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, वो बोलेंगे ठीक है राधा सर ने बोला हमको स्पिरिचुअल बनना है, गिव अस द स्टेप्स, व्हाट शुड वी डू? First things first, spirituality is a long-term game. It is not a deal. ओके. बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, और अभी मैं यहाँ पे गया था दरभंगा, बहुत सारे जगह जाता हूँ. 99% people go to every temple because of some इच्छा पूर्ति हनुमान, करेक्ट. इच्छा पूर्ति शिव जी, करेक्ट. और वो मार्केट में बिकता भी है. बिल्कुल. बिल्कुल. सो मैं ये कहता हूँ कि इच्छा कोई गलत नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हैव ए डिजायर, नथिंग रॉन्ग, बट यू शुड ऑल्सो हैव वन मोर डिजायर टू सर्व पीपल. ओके. सो अगर आप पैसा कमा रहे हो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोचो कि मैं अपने लिए नहीं, सबके लिए पैसा कमा रहा हूँ. इन इंडिया इट्स ईजी बिकॉज यू डोंट अर्न मनी फॉर योर सेल्फ, यू अर्न मनी फॉर द फैमिली. ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो गया. ओके. कि जो भी करो केवल अपने फायदे के लिए नहीं, सबके फायदे के लिए करो. सेकेंड स्टेप एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कोई ना कोई महात्मा के संगति में हो. महात्मा मतलब हाउ डू यू डिसाइड? जस्ट बिकॉज समबडी हैज वॉन एन ऑरेंज ड्रेस डजंट मीन इज महात्मा, क्योंकि बहुत सारे ठग भी मिलते हैं. बिल्कुल. एंड इट्स वेरी सैड थिंग ऑल्सो. बट आप क्या करो कि थोड़े थोड़े से अपने शास्त्रों का अध्ययन करो. बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, जैसे अगर महाराष्ट्र में बात करें तो ज्ञानेश्वरी है, ऐसे बहुत सारे लोकल. आपके हनुमान चालीसा से शुरुआत करो, भगवत गीता से शुरू करो, रामायण महाभारत से शुरू करो. धीरे धीरे क्या होगा कि आपके मन में विचार आएंगे, ये क्या है कैसे. तो आपको कहीं ना कहीं, आप अगर कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो यू विल अट्रैक्ट ए महात्मा टुवर्ड्स यू. ओके. ओके. सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू बी इन द कंपनी ऑफ सेंट्स. सो इसको कहते हैं सत्संग. ओह, इसको कहते हैं सत्संग. ओके. सत्संग की जो सत्य की खोज में उनकी कंपनी में. सो एक स्टेज आता है आपके लाइफ में कि यू स्टार्ट गेटिंग
बोर्ड विद पीपल ओनली टॉक अबाउट वर्ल्डली सक्सेस, भगवान की भी बात करो ठीक है, वर्ल्डली सक्सेसफुल प्लस स्पिरिचुअल पीपल भी मिलते हैं. करेक्ट. Our third step and the most important step is actually meditate. ये पूजा वूजा सब करने भी है, बट धीरे धीरे फाइनल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्या आप शांति से आधा घंटा बैठ सकते हो? मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, सर टीच मी मेडिटेशन. आधा घंटा बैठो, आधा घंटा बैठ ही नहीं सकते, हमारे पास फोमो भी है. आई कैन, ठीक है 10 मिनट वो भी नहीं कर सकते, 1 मिनट. यू विल बी सरप्राइज्ड. बीइंग विद योरसेल्फ इज आल्सो स्पिरिचुअलिटी. People can't sit with yourself for 5 minutes. I say start your spiritual life by sitting quietly for 1 minute a day. वो भी नहीं कर पाते. So मैं कहता हूँ कि spirituality बहुत लंबी जर्नी है. मुझे तो अभी भी याद है कि 30-35 साल हो गए I've been in this particular field. But अभी भी लगता है I'm still ABC in the field. So that's your humility. But एक मैं कहूँगा कि मैं लाइफ में एक चीज़ पक्का रखा है कि सत्संग नहीं छोड़ा. Wow. अध्ययन नहीं छोड़ा. तो हर दिन भगवत गीता हो या कोई उसका अध्ययन करता हूँ, अर्थशास्त्र पढ़ता हूँ, और फॉर्चुनेटली ऑल माय फ्रेंड सर्कल आर आल्सो स्पिरिचुअल. Wow. Wow. Since you talked about spiritual and in the initial time आपने बात करी थी कि आप ट्रिप्स लेके जाते थे मानसरोवर में, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहोगे विद द ऑडियंस अबाउट हाउ वाज इट, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू कैलाश मानसरोवर. कैसा एक्सपीरियंस रहता है एंड हाउ इज इट ओवर देयर एंड व्हाट पुल्स यू ओवर देयर? आई वांट टू नो दैट. आई गॉट पुल्ड. ओह, यू गॉट. हम अभी बात कर रहे थे 12 ज्योतिर्लिंग की. जी. सो कैसे होता है ना, वो कहते हैं कि क्या अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान. जी. सो हमारे तुलसी रामायण में भी कहा गया है कि जब ईश्वर का कृपा होता है सो यू कैन बिकम एनीथिंग. तो मुझे याद है मैंने कभी प्लान नहीं किया. ओके. कैलाश मानसरोवर खुद 4 बार गए और लोगों को लेके गया हूँ. 12 ज्योतिर्लिंग हो गए विदाउट प्लानिंग. वाओ. आई रिमेंबर 2-4 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है. हम लोग अपना यहाँ गए थे सोमनाथ, एंड आई डिड नॉट प्लान इट. वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम द नेवी प्लान इट. सो जामनगर में जी. देयर इज अ नेवल बेस, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स के भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उनको सिखाता हूँ. ओह वाओ. सो चाणक्य सब जगह लेके जाता हूँ. क्या बात. सो लोग कि यहाँ पे आप सोमनाथ जाओगे क्या? बोला ठीक है. तो हमारे फादर फैमिली थी, वहाँ गया तो सडनली आई रियलाइज टुडे इज मंडे एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ सोमनाथ, एंड देन सडनली दिस वाज 12th ज्योतिर्लिंग. वाओ. सो मैं कहूँगा कि ये तो भगवान की कृपा होती है. तो मैं तो आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड. बट जो ऐसा कहते हैं कि नहीं मेरे को तो उतना ब्लेसिंग्स नहीं है, तो एक मैं सजेशन दूंगा, मेक ए लिस्ट. आपके इष्ट देवता कौन है? मेरे तो शिव जी है तो उन्होंने बुला लिया. कुड बी हनुमान जी, कुड बी सम अदर प्लेसेस ऑल्सो. जैसे हनुमान जी भी हो सकते हैं, लक्ष्मी जी हो सकते हैं, देवी हो सकती है. मेक ए लिस्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्लेसेस फॉर पिलग्रिमेज. उनके जो महत्वपूर्ण स्थान है आप लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट को लिख के भगवान को अर्पित कर दो कि आप बुलाना. पैसा नहीं हो तो भी आ जाओगे, बट यू शुड हैव द इच्छा. मेरे में इच्छा भी नहीं थी, उन्होंने ले गए. आप में इच्छा हो तो भगवान से रिक्वेस्ट करो, आप ले जाओ. आई नो ऑफ ए पर्सन who has traveled to Kailash Mansarovar 100 times. 100 times. Wow. बॉम्बे गए हैं तो उन्होंने कैसे जा सकते हो? तो पता नहीं, पहुंच जाते. नहीं कुछ तो प्लानिंग कर दो. पहले प्लान करता था, अब बुलाता है. सो कहने का मतलब क्या कि एक्सपीरियंस इज वेरी डिवाइन. एक बार एक बंदा था, ही वॉज अ डंप. तो मुख था, वो बात नहीं कर सकता. तो उसके मन में शुगर डाल मुंह में. He was tasting sweetness. मतलब बताओ कैसे है? He can experience sweetness, but he can't describe sweetness. So what happens in Kailash Mansarovar? You can experience, but you can't describe. You have to be there to experience that. Wow, that's really deep in the sense कि हाँ, जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे. दैट इज प्रिसाइसली व्हाट यू वांट टू से, एंड दिस इज वेरी राइट. बाय द वे, छोटा सा ही एक मैं बता दूं, मेरा भी सोमनाथ ऐसे ही हुआ था. मैं भी जामनगर में ही था. द ऑर्गेनाइजर्स टुक मी ओवर देयर. सो मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी. ऑब्वियसली दो आर्मी पीपल, बट देयर वर सम ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम द सीएफएच. बिल्कुल. एंड ऐसा था कि माय एंटायर फैमिली वांटेड टू गो. उन्होंने अलग से करा, मैंने उनको करवाया. बट दिस इज लाइक कि आई जस्ट रैंडमली सेड मुझे तो बुला ही लेंगे. एंड आई वाज देयर आफ्टर अ मंथ, एंड देन सडनली दिस थिंग हैपेंड. एंड दिस इज लाइक इन द इवनिंग एवरीबडी वाज डिस्कसिंग. सो वन ऑफ द फेलो मेंबर्स वांटेड टू गो ओवर देयर. तो बोले सर हम आपके लिए अरेंज करेंगे. तो बोले ये अकेले क्यों जाएंगे, मैं क्यों नहीं जाऊंगा.
So that is exactly how even my darshan और actually. आपके पास गेट पास नहीं भी हो, गेट खुल जाएंगे, आपको पास कर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल yeah, so बिल्कुल वो वाली चीज है सर ना. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कैलाश मानसरोवर, शिव जी की बात आ रही है. एक ना बहुत डिबेट चलता है amongst a lot of devotees, who's most powerful? Is it Brahma? Is it Shiva? It is Vishnu. I don't want कि आप biased हो, because मेरे को पता है आप शिव भक्त हैं. सर सबसे पावरफुल कौन है आपके हिसाब से, ब्रह्मा, विष्णु या महेश? देखिए, यू नो डायमंड हैज मेनी फेसेट्स. अगर आप ब्रह्मा जी के उपासक हो तो ही इज द ग्रेटेस्ट. आप देवी के उपासक हो, ही इज द ग्रेटेस्ट. शिव जी के उपासक हो, फॉर यू इट इज द ग्रेटेस्ट. पर होता क्या है, डोंट डिसरिस्पेक्ट द अदर गॉड्स. इन द पावर गेम यू शुड नॉट थिंक अदर इज पावरलेस. एक छोटा उदाहरण दूंगा. आपको अपनी माँ पसंद है, फॉर यू योर मदर इज द ग्रेटेस्ट. फॉर मी माई मदर इज द ग्रेटेस्ट. अब कंपेयर करोगे तो योर मदर वर्सेस माई मदर, कभी वो डिबेट खत्म नहीं होगा. करेक्ट. बट व्हाट आई कैन सी, मेरी मदर मेरे लिए ग्रेट है, आपकी मदर आपके लिए ग्रेट है, येट देयर इज समथिंग कॉमन, मदरहुड. सो तीनों भगवानों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, आपको क्या अच्छा लगता है आपका चॉइस है. बट द थिंग इज दैट व्हाई डोंट यू रिस्पेक्ट द ग्रेटनेस इन ऑल द थ्री गॉड्स एंड स्टिल एक्सेप्ट ये मेरे इष्ट देवता है. सो स्टिक टू योर मदर बट रेस्पेक्ट द अदर मदर ऑल्सो. वाह वाह, ब्यूटिफुल. और एक चीज है सर, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आता है, एंड आई नो यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर बीइंग अ शिव भक्त. शिव जी करते थे मेडिटेशन, एक तरीके से टेक्निकली ही इज डूइंग मेडिटेशन एंटायर डे नाइट व्हाटएवर. सर ऐसे कहते हैं आज के टाइम पे अगर कोई योगा क्लास जाते हैं तो उसमें बोलते हैं मेडिटेशन से ना आपका माइंड एकदम काम हो जाता है, आप एंगर पे कंट्रोल कर लेते हो. लेकिन जब शिव पुराण देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उधर काफ़ी ज़्यादा अध्याय होते हैं. जैसे कि जब द एंटायर गॉड्स वर ट्राइंग टू कंस्पायर कि शिव जी की शादी हो जाए, तो जब कामदेव भी आते हैं तो वो मेडिटेशन से उठते ही शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है एंड देन भस्म किया. देयर आर वेरियस इंसिडेंट्स जहाँ पर दिखाया गया है कि शिव जी के दोनों रूप है, भोले बाबा भी हैं, लेकिन व्हेन ही इज एंग्री द रेज इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. नटराज नृत्य हो जाता, सारी चीजें. सर कैसे, मतलब एक शुडंट इट बी, शिव जी को काम नहीं होना चाहिए, वो इतने ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो जाते हैं? यू नो, आपने एक बहुत बड़े संत है, सूफी संत, उनका नाम है रूमी. और इज वेरी वेरी एलिवेटिंग. आप कोई भी उसका, उनके कोट्स भी बहुत एलिवेटिंग है. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एक बार लिखा था, द मोस्ट साइलेंट पर्सन, डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, ही कैन बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव. जो कैसे 99% टाइम यूल सी शिव जी शांत में बैठे. करेक्ट. बट द डे ही डिसाइड्स टू गेट एंग्री, रिमेंबर शिव जी का एक रोल है, ही इज द गॉड ऑफ डेथ. यस. अब ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे थे, तो हमारे संस्कृति में दे आर कॉल्ड जीओडी गॉड. तो जनरेटर जो क्रिएट करता है वो ब्रह्मा, जो दुनिया चलाता है ऑपरेटर इज कॉल्ड विष्णु, एंड देन द जो नाश करता है डेथ ही शिवा. इसलिए उनको नाम है काल भैरव. सो डे डिसाइड्स टू फिनिश यू. सो ही विल नेवर फिनिश यू. तो भोलेनाथ है ना, कुछ भी मांग लो. और उसके डिवोटी सब टाइप के, असुर भी है, राक्षस भी हैं, रामचंद्र जी भी उनके भक्त हैं. बिल्कुल. बट जस्ट बिकॉज ही इज क्वाइट, डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड. तो द डे ही डिसाइड्स, और वो अंदर को आपको पहचानता है. साफ मन से जाओ, सब कुछ मिल जाएगा. बट चतुर बन के जाओ, खत्म कर देगा. वाह. सर मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत बार जाने अनजाने में, बिकॉज जब तक कोई स्पिरिचुअलिटी के राह में नहीं चला, लेट्स से कोई एक हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं जिनकी एज 35 है, वो आज तक कभी स्पिरिचुअलिटी के राह में नहीं चले, और जाने अनजाने में उन्होंने लाइफ में बहुत गलतियां कर ली, कि फैमिली वाले को हर्ट कर दिया, किसी के साथ कुछ बिजनेस में गलत कर दिया उन्होंने. He cannot help out. He is now 35, let's say 40, half of his life is kind of over. Is there a possibility कि अब इस समय पे उनके जो जितने पुराने ये जो कर्म हम एक तरीके से कह सकते हैं, क्या वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? क्या तरीका है कि वो रिडीम कर सकते हैं अपने आप को, या बॉस अब तो आपका हालत खराब है क्योंकि आपने गलतियां कर दी है? सो पहली बात, स्पिरिचुअलिटी इज नेवर अबाउट द पास्ट, इट्स ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूर ह्यूमन बीइंग, दैट इटसेल्फ इज अ रेयर थिंग. इतने सारे लाखों यूनियों में आपको मनुष्य जन्म मिला.
And you know why only 35? People have become spiritual at 60, 65 also. करेक्ट, तो कैसा है कि the day you realize your journey starts, it's never about age. So दो आपको उदाहरण दूंगा. हमारे यहाँ पे इतने सारे महान संत हो गए जो actually were not at all saints, they were actually sinners. वाल्मीकि was actually a dacoit. या डाकू थे, यस. आप देखो ना वाल्मीकि रामायण लिखा. या Look at अंगुलीमाल, ऐसा dacoit. ऐसे कितने हैं. So दूसरी बात जो है, there's a very famous quote. Every saint has a past and every sinner a future. wow. So you are saying कि even if they decide today this is the start, there is a possibility to evolve at this Even on the deathbed. even at the deathbed. आपने भगवान को डिसाइड, सॉरी पूरी जिंदगी गलती की, मुझे माफ करो. And भगवान माफ करेंगे. बिल्कुल, भोले बाबा है ना. wow. भागवत में कहानी आते हैं, उसमें अजामेल करके okay. गलती से भी वो स्पिरिचुअल नहीं थे. और वो क्या थे कि उनका बेटे का नाम था नारायण. एक ही चीज अच्छा किया बच्चे का, तो नारायण बोला तो मुक्ति मिल गई. तो सर यही हुआ था कि अभी मैं जो मेरा जो एक मेन ड्राइवर है जो लेके जाता है, तो उनका नाम नारायण है, उनके बेटे का नाम विष्णु है, एक का नाम उनने ब्रह्मा रखा हुआ है, सारे देवी देवता. तो मैंने बोला भाई घर में कोई बिना, उनने वाइफ भी रुक्मणी ऐसा करके लाए. तो मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले भाई मैं गलती से अगर कहीं पे मरने वाला होगा जो भी होगा ना, तो सबसे पहले जिसका भी नाम लूंगा तो मेरे मुंह से भगवान का ही नाम निकलेगा. आपको पता है मेरा बेटे ने क्या बोला मुझे? जी. सुबह की बात है. माय सन्स नेम इज अर्जुन. वाह. सो उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, हंसने लायक है. बोलता माई नेम इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर यू. मतलब तो बोलता और लोग मेरा नाम मेरे से ज्यादा लेते हैं, अर्जुन इधर आ. तो बोलता आई हेल्प देम टू रिमाइंड अबाउट गॉड. सो माई नेम इज नॉट फॉर मी, सो बेटर कीप ए गुड नेम फॉर योर चिल्ड्रन. Wow. गॉड्स नेम फॉर योर चिल्ड्रन. Wow. So very intelligent point of view over there. तो सर what is the biggest obstacle? सबसे बड़ा obstacle क्या होता है किसी की भी spiritual growth में आज के समय पे? What do you think? Which is the biggest obstacle? ईगो. Ego. सो इसमें अगेन तुलसी रामायण की बात है. मैं और मोरते माया, जो लगता है मैंने किया है, ये सब मेरा है, वो माया है. दैट्स द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल. सो जिस दिन आपको लगे ये सब मैंने किया है, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू. ओह, सो ईगो को हमको कंट्रोल पे रखना पड़ेगा if we really. और एक चीज आपने बोली जब बात करते करते कि स्पिरिचुअलिटी में आप पूजा करिए, जो भी है एक एस्पेक्ट है. सर मेरा ये सवाल है, हम अगर कुछ वेद पढ़ते हैं या हम अगर कुछ इन चीज़ों पढ़ते हैं, कहीं पर भी ये मेंशन तो नहीं किया गया कि आइडल को वर्शिप करो, एज फार एज आई नो. तो फिर हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू से? सो कैसे होता है कि कोई भी फील्ड हो, यू रिक्वायर बेबी स्टेप्स. एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस ए बिगिनर. सचिन तेंदुलकर भी डायरेक्टली वर्ल्ड कप नहीं खेला ना, धोनी भी डायरेक्टली वर्ल्ड कप, तो बेबी स्टेप्स. So in the initial stages, you require an altar to pray to God. But I'll tell you, जैसे आप मैच्योर होते जाते हो, ड्रॉप्स ऑफ. तो वही शिवलिंग जिसकी आप पूजा करते हो, वही प्रतिष्ठा, वही मूर्ति बाद में आपकी जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, धीरे धीरे निकल जाता है. एक संत थे, बहुत बड़े संत थे, और भगवान की उपासना कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, ऑल दोस थिंग्स. और बाद में जाके उनके गुरु ने कहा हो गया, अभी छोड़ दे. बोला यही तो करता हूँ 30-35 साल. तो वेरी गुड. ये नहीं कहता कि वो जरूरी नहीं है, बट नाउ यू टू गो बियॉन्ड द फॉर्म टू द फॉर्मलेस, थ्रू द फॉर्म टू द फॉर्मलेस, एंड स्टिल रेस्पेक्ट द फॉर्म. तो ये जो सारे मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, जाओ, बट आपका भगवान क्या केवल मंदिर में है? बट मंदिर से शुरुआत करो. बहुत सारे लोग आलस में कहते हैं ना, भगवान सब जगह, तो मंदिर क्यों जाऊं? करेक्ट. मंदिर जाओ, और मंदिर में नहीं है तो भी भगवान को समझो. तो स्टार्ट विथ ए गॉड और ए गॉडेस, यू डिसाइड. अपना सब अपने अपने हिसाब से डिसाइड करें. जो उस स्टेज में, जैसे हम कहते हैं हमेशा कि स्कूल एजुकेशन में एक टीचर लगती है, कॉलेज में अलग टीचर लगते हैं. जस्ट बिकॉज यू गॉन टू कॉलेज, यू डोंट डिसरिस्पेक्ट द टीचर ऑफ द स्कूल. उनका भी रोल था. तो पहले आपका अनुष्ठान करना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है. जैसे शिव जी के मंदिर में जाओ, गणपति के मंदिर में, जो भी आपको भगवान है, पूजा पाठ करो. बट एक लेवल आता है आपके से, इट ड्रॉप्स ऑफ. करेक्ट. यहाँ तक कि
कहते हैं कि आप वेद पुराण से शुरू करो, बट फाइनली यू टू ड्रॉप दैट ऑल्सो। बट वो सबके लिए नहीं है, मेच्योर लोगों के लिए। You start with the form, but finally at one level you have to drop the form also and still respect every form. Wow. 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 And sir, when you mentioned meditation, आप कह रहे हैं कि सिर्फ साइलेंस में बैठना is meditation या there is more to it? See, everybody is in different stages of meditation. Okay. Ultimately, it is silence in action. Silence in action. Okay. Can you elaborate थोड़ा सा इसको कर सकते हैं? So पहले बोलते हैं वो ध्यान कर रहा है, तो आपके मन में जो इमेज आता है वो शांत हो गया, आंख बंद करके कोने में ऐसे करके बैठे। बट हैव यू एवर हर्ड कि यू कैन बी वॉकिंग टॉकिंग एंड बी मेडिटेटिंग? Walking, talking and meditating. दैट्स द अल्टीमेट स्टेज। Wow. That's the ultimate stage. लोगों को एक इंप्रेशन होता है कि मेडिटेशन इज एन एक्टिविटी। नो, मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। So if I'm reading a book, can that be called a meditative? In fact, that's one of the greatest meditations. You can drive a car and still be meditating. Wow. But while driving a car, if we're meditating, we won't be. आंख बंद करके नहीं। अच्छा। It is total alertness. It's total presence. एक बहुत बड़े क्रिश्चियन सेंट थे, उनका नाम है एंथोनी डी मेलो। तो जो सुन रहे हैं प्लीज उनके बारे में गूगल कीजिए। उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इट इज बेटर टू एक्चुअली राइड ए मोटरसाइकिल and think about God rather than be in the church and think about the motorcycle. Wow. Very deep. तो कहाँ पे भी हो, you are meditating. तो आज मैं कह रहा हूँ कि ठीक हम बात तो कर रहे हैं, but where is my mind? In fact, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि you have to be as calm and quiet in your meditation seat and equally calm and quiet in the marketplace. Wow. That's meditation. वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब। बट सर प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे जो ऐसा लगता है कि हम जब स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी मुझे ऐसा लगता है शायद उस समय पे समय अलग था, क्योंकि आज के समय पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आज के समय में इतना क्योस है लोगों के जीवन में। मैं कोटा की आपने कहानियां सुनी होंगी, कंपटीशन चल रहा है, उसी बीच में हर दिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। अगर मैं आज शहरों में भी जाता हूँ, आई एम लिटरली सरप्राइज्ड विद इन माई विसिनिटी ऑफ सर्कल्स, जो रिच एंड एफ्लुएंट के बच्चे हैं, मतलब they have best of things, but they are committing suicide. I'm like kind of shocked कि भाई जो बाकी लोग बोलते हैं भाई पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन पैसा होने के बावजूद उनके बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं for various reason and people। सर तो पहला मेरा सिर्फ 2 सवाल है इससे, ये सुसाइड आजकल इतना प्रोमिनेंट क्यों हो रहा है एंड हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम? श्योर। अगर सुसाइड की हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसे कहते हैं आत्महत्या। इट इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन, इट इज देह हत्या। आत्मा की हत्या कभी नहीं होती, वो तो अजन्मा है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है जी। विल बी सरप्राइज। हमें लगता है कि देह की हत्या करने के बाद हमारे प्रॉब्लम सब सॉल्व होंगे, नहीं हो सकते। पर हमारे यहाँ पे तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात है। जस्ट बिकॉज यू हैव फिनिश द बॉडी डजंट मीन यू हैव फिनिश योरसेल्फ। योर प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू। Problems will continue. In fact, suicidals are actually cowards. They don't know how to face life. Solution, okay? Become more spiritual. जिनमें आत्मबल होता है उनको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। वाह। और आप देखो, इनफैक्ट आई फील वेरी सरप्राइज, जैसे मैंने अभी बताया कि जितने डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, एंड आई एम फीलिंग इंडिया इज गोइंग दैट वे। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे IIT जाता हूँ, या फिर आप देख रहे हैं अपने कोटा की बात की, क्यों? इनफैक्ट मैं हमेशा, और समझो कोई अगर सुसाइड कर रहा है, आजकल बहुत सारे हेल्पलाइंस आ गए, सुसाइड हेल्पलाइंस। होता क्या है, काउंसलिंग। और कौन काउंसलिंग करते हैं? और इफ समबडी इज हैविंग दिस आइडिया इन द माइंड कि मुझे सुसाइड करना है, यू रिक्वायर काउंसलिंग। तो कौन से काउंसलिंग आजकल चल रहे हैं? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकेट्रिक काउंसलिंग। और हमारे देश में इट वॉज ऑलवेज फिलोसफिकल काउंसलिंग। क्या हमारी दादी माँ के जनरेशन में प्रॉब्लम्स नहीं थे? बिल्कुल थे, बट उनमें आत्मबल ज़्यादा था। इनफैक्ट द सुसाइड रेट्स वेर लेस। टुडे वी हैव सो मच मनी एंड एफ्लुएंस, टुडे इट्स इंक्रीजिंग बिकॉज वी आर नॉट ओरिएंटेड टू स्पिरिचुअलिटी। कैसे अवॉइड करना है? जैसे मैंने ऑफलाइन भी आपसे बात की थी कि हर व्यक्ति के मन में कभी ना कोई सोच आता है, छोड़ो यार, मैंने इतना अच्छा काम किया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। देन कम्स
the spiritual counseling, philosophical counseling, Arjuna was also depressed. Arjun was depressed. Yeah, that's why he was not ready to fight. तो फिर कृष्ण ने उसको धीरे 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 काउंसिल करके. yeah. So Arjun had the same problem. Of course, he did not think about suicide at that point, but he was ready to give up. So solution ये है कि basically simple बताए कि read motivational books, inspirational books, और बहुत सारी videos भी हैं. But it's important to come to the spiritual world. Spiritual world में पता चलता है ये सब temporary है. देखो 12th में हम पास नहीं हो तो सुसाइड. एक जोक बताऊंगा आपको. जी. हमको हंसना नहीं आता आजकल. वी आर सो सीरियस इन लाइफ. करेक्ट. इनफैक्ट हमारे गुरुदेव बता रहे थे कि वी शुड नॉट बी सीरियस इन लाइफ, वी शुड बी सिंसियर इन लाइफ. वाह. तो एक ऐसा जोक बताते कि एक बार क्या हुआ, IIT में एक बंदा था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया पर मरा नहीं. अरे. ही इज अ फेलियर देयर आल्सो. सो उसको सबने बोला ऐसे क्यों हुआ, तो बोला आपको पता है. तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, सुसाइड अटेम्प्ट किया. फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल 12th स्टैंडर्ड सो ऑलवेज द टॉपर. वाह. हालत हो गई ना. जीतने की. फर्स्ट टाइम ध्यान से सुनिए, आई बिकेम सेकंड इन माय क्लास. आई डिड नॉट फेल. तो मतलब क्या जीने से फायदा है, सेकंड हो यार. Yeah. It's not bad. No, I've seen failure Correct. for the first time in life. I don't accept it. अब the joke part 2 is very interesting. उसी क्लास में 2-3 बच्चे फेल हो गए और पूरा IIT में हंस के घूम रहे थे. तो सब लोग बोलते नालायक को, वो देखा आपका दोस्त, उसको इतनी शर्म आ गई सेकंड आने को तो सुसाइड अटेम्प्ट किया, और तुम लोग 2-4 की IT KT लेके घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती. वो हंस रहे थे. तो उन्होंने क्या कहा, मतलब हमारा एक फॉर्मूला है लाइफ में, IIT में एडमिशन लेने तक हमें मेहनत करना है. IIT में आने के बाद बाहर जाने के लिए पास आउट करना हमारे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. टू गेट इन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेक्ट. टू गेट आउट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाओ. द थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड, ये जोक की बात अलग है, बट व्हाई डू यू टेक इट सो सीरियसली. यही सब कुछ है. और इट्स नॉट ओनली इन यंग एज, ओल्ड एज में भी आप गिव अप कर सकते हो. द आइडिया इज दैट यू शुड नॉट थिंक दिस इज द अल्टीमेट. मैं लोगों को बोलता हूँ, कभी शादियाँ टूट जाती है, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, पैसे का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट यू थिंक इट्स ओवर. अर्स्ट एंड यंग का एक वेरी फेमस रिपोर्ट है कि लॉट ऑफ वुमन फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एजुकेटेड, वो सडनली अपने जॉब छोड़ रहे हैं, एंड देयर इज ए ड्रॉप इन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लेडी. आप सोचे IIT IIM चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के वो वर्कफोर्स में आ गए, या प्रोफेशनल्स, देयर हाई अचीवर्स, सडनली वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं. इकोनॉमिकली आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि सच एजुकेटेड पर्सन इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग. फिर हमने देखा और समझा क्यों कर रहे हैं. बेसिकली दे आर टेकिंग अ ब्रेक फॉर मदरहुड. ओके. तो आप देखो कि वहाँ के ग्राफ में शायद उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिखे नहीं, बट इजंट इट ब्रिंगिंग अप ए फैमिली ए ग्रेट इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, ए कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. मैं अपनी बीवी की बात करूंगा. क्या रिमेंबर, हमारे घर पे दोनों टाइप के थे. मेरी जो माँ थी, शी वॉज अ वर्किंग लेडी. Oh wow. And my wife was a working lady when we got married. But when we went the family way, जब हम माँ पिताजी बनने के दौर पे थे, तब सुरेखा ने बताया कि आई वांट टू टेक ए मदरहुड ब्रेक. अभी इकोनॉमिकली देखोगे तो हमारे घर पे उसका उतना पैसा आएगा नहीं. इट्स ए ड्रॉप इन द GDP. करेक्ट. और मेरी मम्मी ने तब उन्हें कहा था कि देखो बेटी, याद रखना कभी भी अपनी नौकरी छोड़ना नहीं, अपने पति पे डिपेंडेंट मत रहना. Wow. तो मैं कहता था मम्मी का, अरे उसकी माँ की मेरी माँ. बट द रियलिटी वाज दैट बोथ ऑफ देम वेरी क्लियर. जैसे मेरी माँ क्लियर थी कि मुझे लाइफ लॉन्ग जॉब करना है. माई वाइफ वॉज क्लियर, आई कम बैक बट आई टेक ए फ्यू ईयर्स ब्रेक फॉर मदरहुड. ओके. अब आप देखोगे कि टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज कम बैक एज एन एंटरप्रेन्योर. वाओ. बिजनेस कर रही है, PhD करके आ रही है. वाओ. So just because she took a break doesn't mean she's not contributing economically. और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि व्हाट अबाउट द कल्चर. जितना माँ कर सकती है, जो मेरे दोनों बच्चों को दिया है, वो कभी भी पापा नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स द फादर कैन कंट्रीब्यूट बट ही कांट रिप्लेस द मदर. करेक्ट. सो कहने का मतलब क्या है कि वुमन एम्पावरमेंट फाइनेंशियल इज अ डिफरेंट बॉल गेम. और मैं हमेशा कहता हूँ, लेट द वुमन डिसाइड विच वे शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट. और हमारे यहाँ पे दोनों लक्ष्मी और सरस्वती, बोथ आर फेमिनाइन जेंडर्स.
वाओ, ब्यूटीफुल। सर आपने ना बात करते करते एक चीज कही कि जस्ट इमेजिन अगर कोई आईआईटी आईआईएम जाए उसके बाद कैसे हो सकता है, तो दिस आल्सो मेड मी थिंक वन थिंग। जब हम ग्लोबल रैंकिंग्स देखते हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम और यूनिवर्सिटीज के, अनफॉर्चुनेटली ना हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स हार्डली कहीं पे स्टैंड करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉप 20, टॉप 100 की भी अगर हम बात करें, अदर देन अ फ्यू आईआईटीज एंड बैंगलोर के कुछ एक दो इंस्टीट्यूट के अलावा, वी रेयरली सी एनी इंस्टीट्यूशन। क्या गलत चल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? मैं गलत तो नहीं कहूँगा, बट इट्स इवॉल्विंग। इट इज दो चीज होती है एजुकेशन सिस्टम में, वन इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द इको सिस्टम। मैं आपको थोड़े उदाहरण देखो, आप वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते हैं कंपेयर टू इंडिया, वहाँ पे रिसर्च काफ़ी होता है। करेक्ट। So the kind of quality research that they do in developed countries, the kind of research papers that they write, the kind of awards that they get, Nobel Prize, India में hardly anything है। करेक्ट। तो लेकिन उसमें होता है डायरेक्ट रिलेशन टू इकोनॉमिक्स। हम तो अभी तक गरीबी देखें, ऑफ कोर्स वी हैव मनी नाउ, बट इकोसिस्टम देखो तो यहाँ पे रिसर्च को उतना महत्व नहीं दिया गया था अब तक, अब Correct. बढ़ रहा है। जैसे आप देखोगे, मेरे टीचर थे संस्कृत के प्रोफेसर, वो कहते थे भूखे पेट पे रिसर्च नहीं होती। वाओ। तो इंडिया में अभी तो चले, जैसे आपने बताया कि वी आर इम्प्रूविंग, बट दिस स्टिल लॉट ऑफ पॉवर्टी। सो इफ यू गॉट 100 रुपीज, विल यू इन्वेस्ट दैट इन रिसर्च और विल यू इन्वेस्ट दैट इन एजुकेशन? हमारे पे एजुकेशन इज इक्वल टू लिटरेसी एंड लिटरेसी विल देन गिव यू अ जॉब। अब वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो जैसे आप कहते हैं, यू कांट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। जिस दिन फंडिंग आएगा हमारी क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी बदलेगी। बट बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम। आज भी हम जब पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटी से, वी आर एक्चुअली जॉब सीकर्स, नॉट रिसर्चर्स, करेक्ट। एंड वी आर स्लोली बिकमिंग अ नेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो मैं कहूँगा कि हमको बेंचमार्क रखना है वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ का। बट मैं आपको दूसरी बात बताऊँ जी। द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी शुड कीप इंडिया एज अ रोल मॉडल। क्यों? व्हाई? क्योंकि रैंकिंग कौन डिसाइड करता है? वही तो डिसाइड करते हैं। आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो अबाउट कल्चर, अबाउट एथिक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट वेरियस अदर सोशल फैक्टर्स। करेक्ट। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम डजंट स्टार्ट इन स्कूल्स और कॉलेजेस। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया स्टार्ट्स विद व्हाट योर मदर एंड फादर सेज। तैतृ उपनिषद की बात कहें, पहले मातृदेवो भव, तो मदर इज द फर्स्ट टीचर, पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। So I think Westerners should actually learn from India what is quality education, and we should learn from them what is quality research. वाओ। सो यू थिंक कि रिसर्च को जैसे जैसे बढ़ावा मिलेगा हमारे देश में, यू थिंक दैट रिसर्च के बिना कोई देश आगे नहीं जा सकता, कोई भी देश। ओके। दिस इज सेइंग, जैसे हम कहते हैं रिसर्च इज ऑल्सो हैविंग अनदर वर्ड, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम स्पेस में आ गए हैं आज, because of we have funding there, research कर रहे हैं वहाँ पे। करेक्ट। If you look at economics, we have a lot of researchers, one of the best world's researchers Correct. from India. World Bank में हम बैठे हैं। करेक्ट। The idea is that we have to spend time, effort and respect for researchers. हमारे पे researchers को respect नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। China is ahead of India in research. मैं आपको उसके इकोसिस्टम की बात करूँगा। जैसे अगर कोई आपको PhD करने वाला आपके पास आए और कहे प्लीज टेल मी हाउ पॉडकास्टिंग इज डूइंग वेल, आप जैसे लोग तो बोल देंगे, बट 99% पीपल विल नॉट इवन वांट टू डिस्क्लोज द रियलिटी। बट यू विल बी सरप्राइज्ड इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, इफ यू कम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एंड आई एम डूइंग रिसर्च, आपको वेलकम करके पूरा किताब खोल देगा, जो करना है देख लो। वाओ। सो वी डोंट बिलीव कि समबडी, तो हमारे यहाँ पे एक डर है, अगर कोई आए हमारे पर रिसर्च कर रहे हैं, सो ही में एक्चुअली ब्रिंग आउट समथिंग नेगेटिव। We have to support every researchers as a quality output or input to him, also fund him. अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका आउटपुट क्या सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा? हम ऐसा नहीं सोचते, हम सोचते हो रिसर्चर आता है तो मैं क्यों अपने सीक्रेट्स बताऊं? If you don't support researchers, this nation will not develop. Wow. Okay. But with that being said, when we are talking about education, when we are talking about research, हमने एक चीज, this also necessarily means कि सबकी prosperity होगी, correct? अगर हम research पे ध्यान दें, हम education पे ध्यान दें. But again, coming back to our Indian quotient, जिससे हमने start करा हुआ है, I want to continue with that. जब हम बात करते हैं ऑफ इंडियन स्टेट्स जहाँ पर एजुकेशन की बात करते हैं, तो सदर्न स्टेट्स को हम यूजुअली कहा जाता है इन द टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन,
दे आर मच हायर. बट सर अगर सबसे ज्यादा ये लोग हैं तो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स अगर मैं बात करूं, रिचनेस की अगर मैं बात करूं, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट फॉर दैट मैटर केरला हो गए या साउथ की जगह पे एज मच एज वी टॉक अबाउट मुंबई एंड दीज प्लेसेस? बिकॉज पैसे की बात होती है तो यू नो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मुंबई मुंबई मुंबई. व्हाई आर पीपल नॉट, isn't South that rich despite having so much of this thing? सो देखो, पहले इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, फिर नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते हैं. बिल्कुल. देखो, देखते हैं कि इंडिया में मैंने देखा है, अगर कहीं मैं नॉर्थ में जाऊं या फिर साउथ में जाऊं, एक चीज़ कॉमन है. हर फैमिली में माँ पिताजी अपने बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ाई करो. करेक्ट. पैसा हो नहीं हो, बोलता बेटा तुम आगे बढ़ो, बेटी तुम आगे बढ़ो, बिल्कुल. आप पैसे की चिंता मत करो. भले वो लोन लेंगे, खुद को बेच देंगे, जमीन को बेच देंगे. बट आज एक अच्छा सिस्टम है भारत भर में कि हम अपने बच्चों के एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. ये अच्छी बात है, आपके घर पे भी होगा, मेरे घर पे भी होगा. बिल्कुल. और गरीब से गरीब लोगों को भी ये होप है, एक्सपेक्टेशन है, आशा है कि बच्चा अगर पढ़ाई करेगा तो हमसे आगे बढ़ेगा. और हर माँ पिताजी को अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे आगे निकल जाएं. सो ओवरऑल इंडिया में देर इज ऑलवेज ए गुड एक्सपेक्टेशन दैट एजुकेशन विल गिव यू लॉट ऑफ रिटर्न्स. अब नॉर्थ साउथ की बात करें, साउथ हैड एन एडवांटेज ऑफ कॉलिंग इट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. करेक्ट. जैसे मैं मेरी फैमिली की बात करूं, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन से वहाँ पे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस था. तो अभी मेरे पिताजी जो अभी ऑलमोस्ट 90 साल में चले गए, उनकी बहनें, ओके, उनके जो कजन्स थे उस जनरेशन के, दे वे टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज. माई फादर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम केरला. तो नॉर्थ में आते आते धीरे धीरे आपने देखा होगा, स्पेशली 20 ईयर्स एगो, और अभी भी हम देखते हैं बेटी पढ़ाओ, Yes. ना, बेटी को and देश को बढ़ाओ. Correct. बट इन साउथ दैट वाज ऑलवेज देयर. Oh, right from beginning? वेरी मच. इनफैक्ट मुझे तो सरप्राइजिंग लगता था कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था, आई वाज हार्डली 10 ईयर्स ओल्ड. सो जब हम गांव जाते थे तो मेरे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, दे यूज्ड टू हैव एक्चुअली लॉजिकल गॉसिप्स. उसका मतलब क्या है? गॉसिप मतलब कि हम इधर उधर की बात करते हैं. तो मुझे अभी भी याद है वो जो कैसा ना छवि, दैट इम्प्रेशन इज रिमेंड इन माई माइंड. सो हम गाँव गए थे. सो माई मदर्स साइड ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर फ्रॉम त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, एंड माई ग्रैंड फादर वॉज इन द आर्मी. सो हम गाँव में थे तभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई कि सब जनरली ग्रैंड पेरेंट्स विल गिव फूड एंड ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, आप विश्वास नहीं करोगे मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर क्या करते थे. दे शुड टेक ए न्यूज़पेपर, Okay. read every topic and gossip over it. This is a very intellectual gossiping. No, in fact, मुझे अभी भी याद है जो छवि की बात कर रहा था मैं, कि ग्रैंड मदर रेड आउट सम आर्टिकल और मेरे ग्रैंडफादर डिबेट कर रहे थे. अरे वो लेडी फ्रिज में मर गई. तो ये फ्रिज में कैसे मर गई? तो देयर वाज सम लेडी, कुछ न्यूज़पेपर में आया होगा कि उसे ठंडी लग गई तो फ्रिज में बैठ गई. नाउ दिस वे लुक एट अ जोक, बट शी वाज सो वेल इन्फॉर्म्ड. मैं मेरी मदर की बात करता हूँ, चलो तो ग्रैंड मदर की बात होगी. मुझे अभी भी याद है, शी वॉज फ्रॉम मुंबई, बट शी वॉज ओनली 10th स्टैंडर्ड पास. बट 10th स्टैंडर्ड डजंट मीन शी वॉज नॉट इंटेलिजेंट. तो मुझे अभी भी याद है, हम थाने में हैं एंड वी यूज्ड टू लिव इन मुलुंड, हार्डली 20 मिनट्स. सो शी यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री एट दैट टाइम. अच्छा, साउथ की थी, वो साउथ इंडियन थी, केरला की थी. Correct. तो मुझे याद है कि आफ्टर शी रिटायर्ड फ्रॉम हर वर्क एंड ऑल, तो उसकी एक फ्रेंड थी जो यहाँ पे थाने में रहती थी. तो उन्होंने एक बार फ़ोन पे बात किया और उनको कहा कि जो दोस्त थी उसको कहा कि तुम आ जाओ मेरे घर पे, हम दोपहर को थोड़ा मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा गॉसिप करेंगे. तो 2 फ्रेंड्स वर रिटायर्ड नाउ. रिमेंबर माई मदर इज 60 years प्लस. तो वो जो लेडी थे बोलते नहीं यार मैं मुलुंड नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ से ट्रेन लेना पड़ता है. बोलते नहीं तुम्हारे घर के आगे नया बस शुरू हुआ है, बस नंबर 62 जो मेरे घर के यहाँ पे उतारेगा. तुम्हें कैसे पता? बोलता आई एम रीडिंग 5 न्यूज़पेपर्स एवरी डे. द पर्सन लिविंग ओवर देयर डिड नॉट नो. Wow. और वो बोलते अच्छा मैं वहाँ से आ गया. अच्छा आधे घंटे में पहुँच जाओगे. Why am I telling you is that this is a cultural difference in South India. People actually believed in more of reading, writing. इसलिए एक बहुत बड़ी जो बात है that is literature. तो अब साउथ में देखो, कर्नाटका बोलो या आंध्र प्रदेश बोलो, केरला बोलो, तमिलनाडु बोलो, ह्यूज लिटरेचर एंड घर घर में है. एंड व्हाट आई बिलीव दैट ऑल इंडिया शुड फॉलो दिस. अपनी मातृभाषा को छोड़ो मत, लेकिन बाहर की भाषा भी पढ़ो.
Wow. जैसे हर घर इन केरला इवन टुडे, क्योंकि हर घर में मलयालम न्यूज़पेपर भी आता है और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आता है. Wow. So why should you limit only to your culture? So you have to be informed, you have to be educated, but then only your future. So South had an advantage of having the early more advantage. 3 जनरेशन पहले एजुकेशन पे फोकस करने लगे, अब नॉर्थ में भी सब जगह हो गया. Wow. Wow. So you are saying कि this is a common myth. तो ये बिल्कुल. But what about the education part? I'm clear about the women and all these things. What about the money aspect? Is there a lot of money in South? Lots of. Oh. आप फाइनेंस वाले तो आपको एक जोक बताऊंगा. जोक नहीं, ये तो रियलिटी है. बिल्कुल. हमारे बॉम्बे, इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, बॉम्बे इज ऑलमोस्ट इन द सेंटर, नॉर्थ साउथ. तो मुझे अभी भी याद है, मेरे एक फ्रेंड है, इज अ वेल्थ मैनेजर. Okay. सो एंड इज अ बिग वेल्थ मैनेजर, तो मुंबई बेस्ड है. तो दुनिया भर के HNIs उन पे इन्वेस्ट करते हैं. Okay. और इतने मेच्योर्ड है कि उनको अभी सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उनके पास खुद ही आते हैं. आते हैं. जी. तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अच्छा, अगर नॉर्थ इंडिया से कोई आए मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करने, और मैं पूछूं कि कितना है, अगर वो कहे 300 करोड़ है, तो मुझे पता है इसके पास सिर्फ 100 करोड़ है. पर साउथ का कोई आए और कहे मेरे पास 100 करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे पता है इसके पास 300 करोड़ है. Wow. सो द आइडिया इज दैट सी वेल्थ जो होता है, मैं हमेशा सरप्राइज रहता हूँ कि कहीं पे दिखावा है Correct. और कहीं पे होने के बाद भी दिखाते नहीं. मुझे एक रियल एस्टेट वालों का कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था चेन्नई में, है. तो रियल एस्टेट तो सब जगह इंडिया में बढ़ रहे हैं. तो हम लंच पे बैठे थे, सब वहाँ के रिच ही रिच, और आप देखोगे तो वो कहते हैं वेष्टी, जो हम धोती कहते हैं, उसमें सब आ रहे हैं. बोलते यार ये सब इतने रिच लोग इतने सिंपल दिखते हैं, पता नहीं चलता. तो मैंने उनके चेयरमैन को पूछा, हाउ कम यू डोंट शो योर वेल्थ. उन्होंने क्या कहा पता है मुझे, वेल्थ इज नॉट टू बी शोन, इट इज टू बी हैड. Wow. Wow. तो दिखाने वाला पैसा नहीं होता है, होने वाला पैसा होता है. तो वी हैव लॉट ऑफ वेल्थ, बट वी हैव बीन ट्रेन्ड कि दिखाना नहीं चाहिए. बट कहीं कहीं ऐसा लगता है दिखाते ज़्यादा है, अंदर से कुछ नहीं है. वो खाली बर्तन सबसे ज्यादा जो शोर करते हैं वो वाला. इनफैक्ट सर, जस्ट टू ऐड वन पॉइंटर, न्यूजीलैंड में 1 out of 7 person is a multi-millionaire and 1 out of 80,000 people is a billionaire out there, but they believe in one concept, while US believes in if you got it, flaunt it. New Zealand believes in if you got it, Switzerland, New Zealand, all they believe if you got it, hide it. तो समथिंग सिमिलर जो आप बोल रहे हैं, तो बिल्कुल वही वाली चीज यहाँ पर हो रही है. बट सिंस आपने लैंड की बात करी, तो मुझे चाणक्य की एक बात याद आ रही है, बिकॉज चाणक्य ऑल्सो हैड सर्टेन लेसन्स व्हेन फाइनेंस की अगर हम पढ़ते हैं, जितना मैंने लिमिटेड पढ़ा हुआ है, उसमें लैंड की बात करते हैं. सर आजकल ना एक डिबेट बहुत चलता है, स्पेसिफिकली फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने ये चालू कर दिया है कि लैंड खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना इज अ बैड डिसीजन. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, बिकॉज देखिए कुछ लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि यार मुंबई की प्रॉपर्टी रेट्स देख लो, अब दिल्ली साइड पे चले जाओ तो अफोर्ड नहीं कर सकते. बट ऑन द अदर हैंड, चाणक्य नीति, स्पेसिफिकली इफ वी गो थ्रू सम एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थशास्त्र, इनफैक्ट इन सम ऑफ योर बुक्स ऑल्सो आई हैव रेड सम मेंशनिंग, जहां पर आपने मेंशन किया था कि लैंड खरीदना इज नॉट दैट बैड डिसीजन. देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर व्यूज एज वेल एज फ्रॉम चाणक्य's perspective? इसका मतलब चाणक्य की पर्सपेक्टिव पहले बताऊंगा. लैंड इज नॉट द ओनली थिंग, द क्वालिटी ऑफ द लैंड इज मोर इम्पॉर्टेंट. लैंड खरीदना एक बात है, करेक्ट, और उसमें क्या क्वालिटी है. उदाहरण के लिए सपोज आपको तो काफ़ी कुछ पता है अपने जमशेदपुर के बारे में, टाटा नगर. आप देखिए, इट इज़ नॉट लैंड, इट इज ए मिनरल रिच लैंड. यस. अगर आपको पथरीला ज़मीन दे दूँ, वो भी आप बड़ा कर सकते हो, बट द एफर्ट्स एंड रिटर्न रेशियो इज वेरी डिफरेंट. तो चाणक्य इनफैक्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू मैप इंडियाज फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. 2400 साल पहले अर्थशास्त्र में ये मैपिंग किया गया है. डिफरेंट जोग्राफीज इन इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ में जाओ, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर देयर आर गोल्ड माइंस. आपने सुना कोला और गोल्ड माइंस? यस, कोला गोल्ड. आप इनफैक्ट और साउथ में जाओगे, देयर वर डायमंड्स. इसलिए विजयनगर एम्पर, मैंने जब पहले ही सुना तो मुझे लगा ये तो झूठ बोल रहे हैं. ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, बट वहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंटेड है कि बेसिकली डायमंड्स वे सोल्ड ऑन रोड साइड्स, जैसे हम सब्जी और फ्रूट्स खरीदते हैं ना. ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आई फाउंड इट इज ट्रू. देयर आर सम सर्टेन places where the minerals
डायमंड्स, प्रेशियस मेटल्स आर वेरी रिच. अभी वो लैंड आप खरीदने जाओगे, उसमें माइनिंग करोगे तो कितना आपको उसका वैल्यू मिलेगा. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. लैंड आल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स देयर. जैसे महाभारत का उदाहरण दे दो, उनको एक लैंड दे देगी आप पढ़ो, उन्होंने उसको हस्तिनापुर बना दिया. बिल्कुल. It was not a fertile land. But human beings can actually put an effort and make a non-fertile land super fertile or super productive. आज के उदाहरण बताओ तो दुबई. What is Dubai? Dubai doesn't have natural resources. Dubai is a complete desert. But human beings ने उसे one of the richest places in the world बना दिया. तो उन्होंने रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, जो भी है. तो कहने का मतलब क्या है कि लैंड इज अ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, बट ओनली जस्ट बिकॉज यू हैव अ लैंड. बट इफ यू डोंट वर्क फॉर इट, क्या फायदा. और हम इसको ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में बताएं कि वो भू माता है, और माता कभी अपने बच्चों को दगा नहीं देती. इन्वेस्ट इन लैंड बट ऑल्सो गिव बैक टू योर मदर. तो कुछ में फर्टिलिटी रहेगा. Okay, wow, that's an interesting perspective. Talking about another part, when I was reading some aspects of चाणक्य, मैं आज के समय पे अगर रिलेट कर रहा था तो कहीं ना कहीं उनने काइंड ऑफ, मैं कहूँगा, पैसिव इनकम जो आजकल बहुत चलता है उसके बारे में भी बात करी है. सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम. क्या चाणक्य प्रमोट करते थे पैसिव इनकम? आज के समय में क्या जरूरी है? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर इनपुट्स. Sure. Chanakya has spoken about lot of modern day concepts in a different way. Passive income तो एक छोटी बात है. What about insurance? Oh, Chanakya has talked about Of that. course, in detail. What about safety and security of our economics? Wow. So इसमें LIC जो है हमारी कंपनी, उसमें भगवत गीता का एक बहुत बड़ा श्लोक भी उन्होंने लिया है, योगक्षेमो वहाम्यहम्. चाणक्य has spoken about this in अर्थशास्त्र. Wealth needs to be created, protected and expanded. Correct. Okay. So of course उस जमाने के इकोनॉमिक्स अलग थे. We cannot say everything is reliable today. तो लोग बोलते हैं अरे यार उस जमाने में तो कंप्यूटर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था. Yes, you are right. But the principles of economics don't change. So मैं ये कहूँगा कि of course passive income आप देखोगे gives you security, financial security. But passive income doesn't guarantee you happiness. Doesn't guarantee you happiness. कहाँ पे? उदाहरण के लिए, let's say if your expense is 1 lakh रुपये a month, ठीक है. you have to work hard for it, which is typically most of the middle class people do. 1 लाख रुपये कमाना है, ठीक है. अगर आप 80,000 ही कमा रहे हो, there is always a shortfall, so you will always be under stress. और अगर आप EMI में गए हो, how do you cover it up? Valid point. Now let's say you have a good financial planner. आपने passive income ऐसे बना दिया कि हर महीना आपको 2 लाख रुपये मिले. So you don't have to worry about 1 lakh. Correct. In fact, you will have a new worry where to invest the remaining 1 lakh. So your expenses are taken care. You have more money, which also you'll invest. Now think about this. यहाँ पे passive income guarantees the basic requirement. But you know what? Passive income doesn't guarantee happiness. In fact, जितना ज़्यादा पैसा, if you don't have spiritual base, you can be more miserable. You can be more insecure. ऐसा आपने भी सुना होगा, the more wealth you have, the more insecure you feel. Yes. कोई चोरी करके लेके जाएगा. Yes. I've seen so many people rich. Only spirituality can give you that security. देखो है नहीं है, भगवान हमारा देख लेगा. What is spirituality, since you touched that? The ultimate faith in 2 things. One is God, universe, nature. Second is yourself. जो अपने आप पे विश्वास नहीं करता, वो actually spiritual नहीं है. Okay. Now I want to ask you something controversial. You are free to answer. 2nd September 2024, 2 women जाती है pilgrimage पे, and वैष्णो देवी जाती हैं. एक लैंडस्लाइड होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है. 19 जून 2024, 550 pilgrims जाते हैं हज यात्रा पे. स्क्रॉचिंग हीट होती है, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है. 13 जून 2024, ऑलरेडी एक खबर गवर्नमेंट की तरफ से आती है. राइजिंग डेथ टोल अमंग 4 धाम यात्रीज स्पार्क्स गवर्नमेंट कंसर्न. सिंपल सा सवाल है सर, आपने अभी गॉड शब्द का इस्तेमाल किया. ये सब तो गॉड को चाहने वाले थे, गॉड को याद करने गए थे, उनकी बेस्ट विशेस लेने गए थे, एंड स्टिल इतनी ट्रैजिक एंड हुई है. अक्सर हम अखबारों में देखते हैं कि कोई ऊपर नॉर्थ साइड में कोई तीर्थ करने गया, उनकी बस गिर गई खाई में. ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है सर? So we can look at 2 point of view. By the way, I also have a tourism company. Oh. And specifically spiritual tourism. Wow, what's the name, sir?
आत्मदर्शन। आत्मदर्शन, वाओ। सो ये तो आपने सिर्फ इंडिया की बात बताई, हज की बात बताई। आई टेक पीपल टू कैलाश मानसरोवर ऑल्सो। कैलाश मानसरोवर, वाओ। So, ओके, हाँ, मैं वहाँ पे 4 बार गया भी हूँ। वाओ। सो I'll ask some question, but first I need the answer over here. Yeah. सो पहली बात, गोइंग टू ए गॉड्स प्लेस, इज इट अ गारंटी यू विल नॉट डाई? Of course not. इनफैक्ट ऐसे तो मान्यता है कि काशी में जाके किसी की मृत्यु हो गई या नर्मदा के तट पर किसी की मृत्यु हो गई तो पुण्यवान है। हाँ, correct. Yeah. नाउ दिस इज विश्वास की बात, बट आई वाज फ्रॉम ए गवर्नेंस पर्सपेक्टिव दिस इज नॉट गुड। अगर किसी की जान जाती है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड या कोई भी हो, तो 2-3 चीज़ें हो सकती है। मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट गुड, Okay. तो मे बी और मैं अगर ये नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली लैंडस्लाइड्स आर वेरी नेचुरल। Yes. आप कितना भी ट्राई करो, एंड दैट्स वेयर इकोलॉजी कम्स इन। अगर हम नेचर को कुछ छुएं या ज़्यादा कुछ नुकसान करें, वो आपका नुकसान करता है। Correct. सो ऑल दीज प्लेसेस वेयर लैंडस्लाइड्स हैपन, और आप जो इकोलॉजिस्ट से अगर देखें तो समवेयर इट्स गिविंग बैक टू द ह्यूमन बींग्स व्हाट वी आर गिवन देम। Correct. तो ये तो उदाहरण है आपने बताया, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट there is no guarantee in the future also that just because people are gone to any pilgrimage place they will not die. I'm not telling they should die. So can we create an ecosystem where we go, and unfortunately bolo to the number of people going there is actually becoming a problem with a lot of tourist centers. यूरोप में तो ऐसा चल रहा है, we don't want tourists. Oh, we don't want We tourists. don't Why? want to. आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, वो बोलते कि देखो हमारे यहाँ पे 1000 लोग की कैपेसिटी है पर डे, इतने होटल्स है वगैरह वगैरह, बट सडनली आज सोशल मीडिया में इतने प्रमोशन हो रहे, इधर जाओ उधर जाओ, सडनली व्हाट हैपेंस, मोर देन 2000 पीपल कम इन। द सिटी कैन नॉट टेक दैट एक्सटर्नल प्रेशर, ना पानी है ना व्यवस्था है, एंड टूरिस्ट आफ्टर ए पॉइंट आर नॉट गुड। है तो सब जगह अपना ये फेंक देते हैं, प्लास्टिक कूड़ा करकट, एंड अगर एक सिटी की कैपेसिटी है कि हमको 5000 लोग को पानी पिला सकते हैं, now 2000 of them were taken by the outsiders and you don't get a local person. एक हिसाब से इट्स इकोनॉमिक ड्राइवर। Correct. आप इकोनॉमिक्स को बढ़ा रहे हो, टूरिस्ट स्पॉट बढ़ रहे हैं, शॉपिंग करते हैं, और टैक्सी वालों को बिजनेस मिलता है, बट अदर साइड इट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। दैट्स व्हाई यू हैव टू हैव अ फाइन बैलेंस। सो यस, इन द नेम ऑफ गॉड यू गो, यू शुड नॉट डाई. It should not die. The government should guarantee and make sure of all this. But the reality is that, are we so clear on this particular part that, finally a matured person says you start with pilgrimage, but you should not end God with only pilgrimage. उदाहरण के लिए केरला में एक जगह है जहाँ पे इट्स वेरी वेल नोन फॉर टूरिस्ट, शबरीमला. Okay. So the technical day where everybody wants to go is 14th of November. Okay. जो संक्रांत का दिन है, हाँ. एंड विल बी सर्वर दिसंबर से लेके 14th ऑफ नवंबर तक विल बी सर्वर. इतना कंजेशन होता है वहाँ पे. ऑन 14th ऑफ नवंबर देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंस, जो आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं कि एक्चुअली लॉर्ड गरुड़ा कम्स देयर, द ईगल. Oh. या आज भी फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. Wow. तो आप सोचो, उसको मलयालम में कहते हैं कृष्ण परुंदा. परुंदा मीन्स बर्ड. Correct. गरुड़ आते हैं वहाँ पे, आज भी आता है 14th ऑफ जनवरी विदाउट अ ब्रेक फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इट कम्स, एंड दैट्स अ सेरेमनी कॉल्ड मकर वड़क. Okay. अब देखो, अब इतना फेमस भी हो गया है, अमिताभ बच्चन भी गए थे, वो भी गए थे, ये भी गए थे, तो अय्यप्पा का दर्शन और उस दिन जाते हैं. विल बी सरप्राइज्ड, इतना कंजेशन हो रहा है कि द गवर्नमेंट इज वरीड कैसे लोग को संभाले. बट अगर आप भक्त हो, डू यू नो वन थिंग, इट नॉट ओनली हैपेंस इन दैट 1 month, एवरी मंथ को वो ओपन होता है. व्हाई डोंट यू गो द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट मंथ. Correct. सो हमें भी जाना है, व्हाई गो विद द क्राउड. इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि मैं खुद शिव जी का डिवोटी हूँ. Wow. डेफिनेटली लाइक टू गो ऑन मंडे, Correct. बट लाइक द बेस्ट टाइम यू विल गेट विद शिव जी इज फ्रॉम फ्राइडे टू संडे. Wow. By the way, मैंने भी ये चीज करनी शुरू कर दी है. If I'm going to any ज्योतिर्लिंग या कहीं पर भी शिव जी के मैं जाता हूँ, I make sure मैं मंडे को ना जाऊँ या फिर शिवरात्रि हो इस समय पे ना जाऊँ. You're still contributing to the economy. Yeah. You're still devotee of the Lord, but you're not part of the crowd. Wow, that's a smart way of doing this thing. But again, on the God concept, I just want to go a little deeper into this thing. थोड़े हंसी की बात करूंगा. मतलब हस्बैंड कौन होता है? मतलब जिसका हंसना बंद हो गया. Husband. तो मतलब नहीं, ये तो गलत है. हस्बैंड वो होते हैं जो हंस के बैंड बजाते हैं. तो इसका थोड़ा सा और एक जोक सुना था मैंने. एक बार किसी ने पूछा कि शादी होने के बाद
आपका लाइफ कैसे होता है, मतलब मुझे समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश्ड। ओके क्या होता है कैसे Okay. शादी होने के पहले मुझे लगा कि आई विल बिकम कंप्लीट, एक्चुअली शादी होने के बाद पता चला आई एम फिनिश्ड। ओह बट आई टेल यू, ये तो जोक की बात हो गई, बट द थिंग इज दैट पर्सन इन आवर कल्चर, स्पिरिचुअलिटी अगर आप एक शादी में रखो, इट बिकम्स ए कॉमन जर्नी टू हेल्प ईच अदर ग्रो स्पिरिचुअली। इसलिए हम उसे पत्नी नहीं बोलते, धर्म पत्नी बोलते हैं। जब मैं रामायण का उदाहरण दूँ तो उसे कहते हैं सहधर्मचारिणी, जो आपके धर्म के मार्ग में साथ में चले। सो हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं कि वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। फ्रेंड्स ठीक है, आई मीन है तो सही, बट क्या हम एक दूसरे को अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं? एंड लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी प्योर रिलेशनशिप एंड वी हैव टू बी रोल मॉडल्स इन सोसाइटी। सो अगर भगवान को, इसलिए हम जब घर को सजाते हैं धजाते हैं वॉटएवर, जब हाउस वार्मिंग करते हैं, भारतीय परंपरा में हाउस वार्मिंग में क्या होता है, पूजा होती है घर की, अग्नि की साक्षी होती है। आप घर पे हो जो दूध वगैरह ये करते हो, पहले भगवान की स्थापना होती है घर पे। और हमारे यहाँ पे एक गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थियों का आश्रम है, इतना स्पिरिचुअल है हमारा कल्चर। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशन हो, दोस्ती हो, शादी हो, या फिर आप जब माँ पिताजी बनते हो, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ। आपको पता है यहाँ पे आप देखोगे कि माताएं, आप देखो अपने बच्चों को कैसे सजाती है, कृष्ण भगवान है या देवी है। सो लुक एट गॉड, गॉड गिवन एन अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको बताऊँ कि इवन फैमिली लाइफ में समस्याएं होते हैं, बट इफ यू कैन एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी, छोटी छोटी बात है, यू कैन बी हैप्पी। मुझे याद है एक लेडी थी, तो उनको एक बेटा पैदा हुआ, वो वॉज टोटली मेंटली रिटार्डेड, जिसको हम कहते हैं मेंटली चैलेंज्ड। कभी जिंदगी भर डॉक्टर बोलते हैं ऐसे ही रहेगा, और जब तक आप जिंदा है या वो जिंदा है, आपको उसे संभालना पड़ेगा। दैट चाइल्ड वॉज कम्प्लीटली नॉन रिवर्सेबल। ऐसे भी होते हैं रेयर केसेस में। आजकल थैंक्स टू मेडिकल टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत आप कर भी सकते हो, बट दिस वॉज टोटली मेडिकली कुछ हो नहीं सकता। अभी इतनी परेशान, अब सोचिए इतना छोटा बच्चा है, अब उसका जो भी आयु होगा, जिंदगी भर आप उसको संभालना है। तो रोते रोते अपने गुरु के पास गए, स्पिरिचुअल गुरु। बोले अभी क्या करें, ऐसा बेटा पैदा हो गया और शायद बाकी लोग अभी से मेरा बोझ समझेंगे। आपको पता है गुरु ने क्या कहा? व्हाई आर यू लुकिंग इट दैट वे? ऐसा सोचो कि कृष्ण कन्हैया आपकी गोद में 24 घंटा आपके साथ रहेगा। वाओ। उसका तो वुमन ने कभी लाइफ में कंप्लेंट नहीं किया। आज वो माता चली गई और वो लड़का इज 42 ईयर्स ओल्ड। वाओ। अब सोचो कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि ऐसे जो कृष्ण कन्हैया आपके गोद में आए हैं और 24 घंटा आपके साथ रहेंगे। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, नहीं तो बोले 24 घंटा ये बोझ। वाओ, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन एंड स्पिरिचुअल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वाओ। क्योंकि आप स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं एंड आपने एक बीच में एक चीज़ बोली थी, उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो जब हम बात करते हैं बड़े बड़े लोगों की, तो बिल गेट्स हैज़ ओपनली सेड कि मैं साल के 58 बुक्स तो मिनिमम पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद इलॉन मस्क की बात करें तो उन्हें 13 साल की उम्र तक ही इतने सारे बुक्स पढ़ लिए थे कि वो रॉकेट तक बना लिए थे, उतना उनका आइडिया आ गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्क ज़करबर्ग के, वॉरेन बफेट सर की बात करें, दिन के 300 से 350 पेजेस पढ़ लेते थे। आई एम प्रीटी श्योर आप भी वोरेशियस रीडर हैं। आपने अभी कुछ समय पहले यही कहा कि अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हो या आप डिप्रेशन में हो या सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, द बेस्ट थिंग इज आप कुछ मोटिवेशनल किताब पढ़ो या फिर आप कुछ इस तरह की किताब पढ़ो। आई वांट हमारे व्यूअर्स को आप कुछ 3 ऐसी किताबें पढ़ाएं, मस्ट रीड, अदर देन योर बुक्स। ऑब्वियसली वो तो मस्ट रीड है ही गाइस, चाणक्य की सारी बेस्ट किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं फ्रॉम द मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव। बट अदर देन दैट, इफ आई आस्क यू टू रिकमेंड 3 बुक्स जो आप कहोगे कि सबको अपनी लाइफ में पढ़ना ही चाहिए, व्हाट वुड बी दोस? सो बहुत सारी किताबें हैं और मैं तो पढ़ते ही रहता हूँ। सो सबसे पहला जो मैं रिकमेंड करूँगा, भगवत गीता, बिकॉज दैट्स अ बुक, इट इज़ फॉर मोटिवेशन ओनली। अर्जुन जो कम्प्लीटली डीमोटिवेटेड था, उसको कृष्ण ने जो दिया 5000 साल पहले, आज भी वो फायदे का है। सो भगवत गीता आप कोई भी लैंग्वेज में आज मिल जाती है, उसके आजकल यूट्यूब पे वीडियोस है, ऑडियो टिप्स मिल जाएंगे। तो भगवत गीता इज अ मस्ट रीड। जो सेकेंड बुक है, In Search of Meaning. Okay. It's a very famous book. It is actually one of the books जहाँ पे one person is in the concentration camp और मरने तक आ गया।
but how did he keep himself motivated? In the most helpless situation, he was still hopeful. तो आप सोचो कि कोई आपको बाहर आने का कोई तमन्ना ही नहीं, लेकिन पर्पस kept him alive. And the third, I would, in fact, if it is okay, recommend a movie. Okay, yeah, So absolutely. 2 books तो हो गए, बिल्कुल। बहुत सारी किताबें, but one movie that can change your life. Life is beautiful. आपने देखी हो? Imagine again a concentration camp का ही है, जहाँ पे ना कोई नहीं, but in face of death, the father and the son are playing a game. Yes. अब सोचिए कि what motivation, हम तो छोटे छोटे बात पे सुसाइड करते हैं, यहाँ पे तो डेथ आपके सामने खड़ा है और आप बोलते हैं नहीं, मेरी जिंदगी यहाँ से शुरू होती है. आई नो सो मेनी प्रिजनर्स, उनको लगा कि अभी लाइफ खत्म, बट नहीं, बोला नो, कैन आई यूज इट फॉर सर्विस ऑफ द नेशन. एक और मूवी है 2 आंखें 12 हाथ, पुरानी मूवी है, Okay. तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं. 6 criminals who are facing death sentence, they got a purpose in life. Oh, या तो मोटिवेशन की बात करें तो किताबें भी है, मूवी है, बट गेट इंस्पायर्ड इन लाइफ, डोंट गेट डीमोटिवेटेड इन लाइफ. amazing thought process. सर, बिकॉज आपने किताबों की बात करी, आजकल सबसे बढ़िया मीडियम लोगों ने ना, एटलीस्ट युवा पीढ़ी को मैं जितना देखता हूँ उतना ज़्यादा पढ़ती नहीं है, बिकॉज दे हैव वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट कंजम्पशन. ऑनलाइन चले जाओ, सोशल मीडिया पे चले जाओ, वहाँ से चीज़ें कंज्यूम कर लो. डिजिटल मीडिया जिंदाबाद. एंड ऑब्वियसली पीपल लाइक अस ऑल्सो प्रोवाइड देम विद अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर फीड. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. व्हाट डू यू थिंक, हमारा देश, हमारा युवा पीढ़ी जो आजकल डिजिटल मीडिया को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, सोशल मीडिया पे समय बिता रहा है, हाउ फार इट इज़ गुड, हाउ फार इट इज़ बैड? इज सोशल मीडिया गुड, बैड? क्या आपका पर्सपेक्टिव है? हम एज अ नेशन किस तरफ जा रहे हैं? मैं आपके थोड़े व्यूज जानना चाहूँगा ऑन दिस. बहुत सारे व्यूज है इस पे, तो डिबेट के ऊपर डिबेट हो सकती है. तो पहली बात, ओके, सोशल मीडिया इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड. इट कैन मेक यू और ब्रेक यू. आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, दैट मैटर्स. यही सोशल मीडिया में स्पिरिचुअल कंटेंट है, मोटिवेशनल कंटेंट है, इंस्पायरिंग कंटेंट है, एंड देन गलत भी है, बिल्कुल. फेक न्यूज़ भी है वहीं पे. तो थिंग इज दैट चूज योर कंटेंट केयरफुली. दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया में 2 फॉर्मेट्स है, शॉर्ट फॉर्मेट्स एंड लॉन्ग फॉर्मेट्स. इट्स अ मिथ कि बेसिकली ओनली पीपल कंज्यूम शॉर्ट फॉर्मेट्स. आई गिव एन एग्जांपल. जैसे ये रिसर्च की बात है, और अच्छा लगा अभी तक जो सुन रहे हैं, 1 घंटे के ऊपर आप सुन रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट. करेक्ट. और अच्छा लगा तो लाइक भी करना है. यस. कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना. बिल्कुल. सर भी सीख गए. बिल्कुल. और पार्ट 2 भी लिखना है ताकि सर को हम बहुत जल्द लेके आए, तो मेक श्योर लाइक करते रहिए. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. नहीं, बिल्कुल लाइक कीजिएगा. बिल्कुल. वेलकम अगेन, अगर आपका डिमांड हो तो. और आपके क्वेश्चंस भी लिखिएगा कमेंट्स में. यस सर, कैरी ऑन. So I'll tell you short formats is because people don't want to waste their time. Time का महत्वपूर्ण बहुत है. People are very careful where they can spend the time. तो रील्स में वो psychologically you can move, तो 2 सेकंड में अच्छा नहीं लगा. और मैं उल्टा भी बताता हूँ. If in the first 3 seconds you will like it, they'll immediately go for the long format. In fact, if you check my own social media, platforms या YouTube channels, I was surprised. मेरी social media team, मानसी बोलो, रिया बोलो, जैसे हमारा content बहुत consume करे लोग. In fact, most of my formats are long formats. Wow. So कहने का मतलब कि you may start small, but the content is good, they'll read the whole thing. But you have to catch their attention in the first 3 seconds. 3 seconds. तो लोग को लगता है कि पहले तो लॉन्ग फॉर्मेट से रील्स आ गए, शॉर्ट्स आ गए, इट्स 1 minute मैक्सिमम. ऐसे इवन 1 minute कैन नॉट अट्रैक्ट यू. 3 seconds. 3 seconds. If you get it, they'll watch 1 minute. They watch 1 minute, they like it, they'll go for 1 hour. If you like 1 hour, they'll come for every session. I run a Saturday class on YouTube. Can you believe 6 महीना हो गए. You know what is the viewership? 10,000 people across the world. Across the world. Long format of 1.5 hours multiplied by every week 6 months. And demand is only growing. So who says long format is not liked? But your content should be so strong, it should be touching you and transforming you. Wow. It should be touching you and transforming you. Wow. तो you are saying कि ये एक individual choice है. कंजम्पशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करो. जैसा कंज्यूम करोगे वैसा आप बन जाओगे. जैसे बोलते हैं बिकम एन एवरेज ऑफ 5 people. आई थिंक द सेम अप्लाइज टू द कंटेंट थिंग.
सर टेल मी वन थिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट, कंटेंट में ना कंटेंट हो गया या बहुत सारी चीजें हो गई, इसमें हमेशा हम देखते हैं कि यूएस वाले थोड़ा सा हमसे आगे रहते हैं हर चीज पे, और हमेशा से बात चलती है कि यूएस एक सुपर पावर है, यूएस सुपर पावर है। इन योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू रीड, यू मीट सो मेनी पीपल, क्या हम यूएस को कभी पीछे छोड़ पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे, बट दैट्स नॉट माई स्टोरी. माई स्टोरी इज दैट यूएस हो, इंडिया हो, या साउथ अफ्रीका हो, या नेपाल हो, I think we are a part of human race. We already started dividing India versus US. I would say India and US. Oh, together. Because see, finally वहाँ पे जो जाओगे, यहाँ पे जो आएंगे, we are human beings. And we have a search for God. They may search for God through the materialistic pursuit. We may search for God after achieving material prosperity, leave it. या आपको एक सच बात तो मैं US काफ़ी जाते रहता हूँ, वहाँ के बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में सिखाता हूँ. मैंने एक बात समझी, US is better than us in many terms. How? And we are better than US in many terms. Elaborate. For example, US में there's a clear focus that everything is financially mapped. You're the richest man in US, like you are respected, right? Okay. So आप वो सारे Forbes list, वो सब सारे बड़े बड़े, तो their wealth creators are respected. And by the way, मैं जो अप्रिशिएट करता हूँ, इफ यू गॉट एन आइडिया, यू विल डेफिनेटली गेट फंडेड इन यूएस. जिगर लगता है, वो कहते हैं ना, यू रिक्वायर सम मेटल इन यू टू फंड अ यंग बॉय एंड अ गर्ल हूज गॉट एन आइडिया. गूगल ऐसे नहीं बनती, किसी ने किसी पे विश्वास किया. हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी है, फंडिंग नहीं मिलती. आई थिंक पीपल आर स्ट्रगलिंग हियर. एंड जैसे आपने सुसाइड की बात की, कितने सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन आर कमिटिंग सुसाइड. कितने, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ. देन आई सर्च, ये अगर यूएस में होता ये सुसाइड नहीं करता. पूरा जिंदगी भर वही कर रहा है. दैट्स अ कांसेप्ट कॉल्ड इम्पैक्ट फंड इन यूएस. इम्पैक्ट फंडिंग. ओके. तो आपके फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप जाओगे, इफ समबडी इज डूइंग समथिंग, ही मे नॉट गिव मी ROI. वो तो इन्वेस्टमेंट वाली बात होगी. मैंने 100 रुपये डाला, मुझे 200 रुपये मिला. आई विल पुट 100 रुपीज, बट कैन यू क्रिएट अ सोशल इम्पैक्ट? आई फंड यू मोर. इंडिया में कहाँ, कितने लोग हैं. इनफैक्ट of course I understand we are a developing nation, we don't have money. There's something Indians have to learn from US. If you have an idea, you have a talent, fund him or her. And coming out to what US learns from India, spirituality. उनके पास पैसा बहुत है, and let me tell you, they're excellent. They're 10 years ahead of us in research. Wow. But at the end of it, happiness is here. Wow. सारे US वाले यहीं पे आएंगे, हिमालय की गोद में. Wow. So I think the best thing for humanity is not India versus US, but actually East and the West meeting together for a better human generation. Wow. Wow. सर आपने एक देश का नाम लिया, नेपाल. इंटरेस्टिंगली मेरे YouTube स्टूडियो के स्टार्ट्स के हिसाब से करीब 1,10,000 के आसपास एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग, नेपाल से लोग हमें व्यू करते हैं. Wow. So what has been your experience? नेपाल में क्या है, कैसा है? By the way, after 3 days I'm going over there post the shoot. I want to understand, sir, क्या चीज़ है, क्या अच्छी लगी, क्या आपको अजीब लगी? Please do share. मैं तो नेपाल जाते रहता हूँ. Oh, because of शिवजी again? Also for business reasons. Okay. Yeah. तो शिवजी तो बुलाते रहते, बिल्कुल, पशुपतिनाथ है वहाँ पे. बिल्कुल. But many of us don't know that this was a very integral part of India. आप अगर देखो कि दरभंगा या फिर मिथिला नगरी and Nepal were part of one place long ago, of course. तो जनक महाराज या फिर वहाँ पे जनकपुरी है, सीता जी, वो सब नेपाल के थे. So India and Nepal, by the way, even till today, Nepal and Indians do get married. राजघराने में, like for example, आप बड़ौदा जो प्रिंसली स्टेट था, नाउ ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ गुजरात, वहाँ के जो महाराजा थे, उनकी शादी नेपाल की प्रिंसेस से हुई. So a very strong cultural relationship. Now, coming back to Nepal का मेरा opinion क्या है? I would say culturally, it's part of Indian culture. That's one part of it. Economically, they're very behind us. I mean, we can say it's a developing nation. और बहुत दर्द होता है. मुझे अभी याद है कि हम इंडिया में जब घूमते हैं तो करप्शन की बात करते हैं, रास्ते में कितने पॉट होल्स हैं उसकी बात करते हैं. मुझे याद है हम एक ट्रिप में गए थे, तब अच्छा लगा. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन मोर आफ्टर गोइंग टू नेपाल. तो मैं कहता अच्छा, आप इंडिया में रास्ते में पॉट होल्स की बात करते हैं, यहाँ पे पॉट होल्स में रास्ता है.
Is it? सो इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर वेरी फार बिहाइंड. तो यहाँ पे रास्ते में खड्डे, वहाँ पे खड्डे में रास्ता है. Oh. नाउ यू गो वन स्टेप अहेड, गो टू टिबेट. आपको लगे आप 100 साल पीछे हो. देयर नो टॉयलेट्स देयर. टॉयलेट का कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे. तो आई एम नॉट टेलिंग दैट ऑफ कोर्स द वर्ल्ड इज डेवलपिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. जो हम कैलाश मानसरोवर जाते थे, अभी तो काफ़ी इंप्रूव हुआ है. यू विल बी सरप्राइज. तो मैं तो कहता हूँ इफ यू वांट टू बी प्राउड टू बी एन इंडियन, शुड ट्रैवल द वर्ल्ड, not only developed countries but underdeveloped countries. And with Nepal, I got so many Nepali friends, so many. वहाँ पे अच्छी universities भी है by the way. So they, we are like a brother-sister relationship. And the best part is that you don't require a visa to go to Nepal. Exactly. Yes. So it's an integral part of India. And थोड़ा दर्द भी होता है. It's like the big brother is doing well. Correct. The younger brother is left behind. So I think Indo-Nepal relationship is the future. हिमालय उनका भी है, अपना भी है. Correct. And of course, Pashupatinath उनका भी है, अपना भी है. And as I told you that Pashupatinath, one of the major prominent Shiva temples, वहाँ का पुजारी जो है, मेन पुजारी फ्रॉम कर्नाटका इवन टुडे. नेपाल में कर्नाटका के पुजारी है. ओह. बट ऐसा क्यों? So Adi Shankaracharya ji was from Kerala. So he wanted to unite the India as a nation, but not politically but spiritually. So उन्होंने यहाँ के जो कर्नाटका के प्रीस्ट है उनको वहाँ भेजा. So you go there, आप तो जा ही रहे हो 3 दिन में. बिल्कुल. ये वहाँ उनका भी पॉडकास्ट कीजिए if they are available. I'll try my level best. We are all spiritually one. वहाँ के शिवा टेम्पल्स देखो, वहाँ के जो विष्णु के टेम्पल्स देखो. In fact, Britishers never understood the difference between India and Nepal at that point. बाद में धीरे धीरे डिवाइड कर दिया. But we are one culture. Politically आप छोड़ दो, आप अंदर से बात करो. हिंदी वहाँ पे भी बात करते हैं. Indian rupees is accepted there as a currency. Oh. Even today? Even today, you don't have to change your 100 rupee note. वहाँ पे मार्केट में सेम 100 rupees in India is used there. Of course, the valuation is 1.6, तो आपका ज़्यादा वैल्यू होता है. Correct. Yeah. So 1 rupees is equal to 1.6. So 100 rupees is 160 rupees. But that's the culture. Every name is an Indian name. Sita, Ram, Lakshman is a very common name in Nepal. Wow. And they're very proud to say that we come from Indian origin and vice versa. So they're brothers in love. Wow. So this entire conversation so far has been very beautiful. But since we have reached towards the end, हम एंड की तरफ आ चुके हैं. गाइस बिल्कुल आप बताइएगा आपके क्या ओपिनियंस थे. पार्ट 2 लिखिएगा कमेंट्स में बताइएगा. बिकॉज आपने एक वर्ड यूज कर लिया, तो मेरा एक आखिरी सवाल है. बिकॉज आप चाणक्य के एक्सपर्ट है, चाणक्य नीति अर्थशास्त्र के हैं, और इससे बेटर मेरे हिसाब से एंड का सवाल नहीं होगा जो अभी हाल फिलहाल में जियोपॉलिटिकल चीज पे चल रहा है. आपने जैसे कहा इंडो नेपाल टाइज, वैसे ही काफी सारे ग्लोबल टाइज की जब हम बात करते हैं उधर बहुत उथला पुथली मची हुई है. रशिया यूक्रेन का एक अलग एंगल चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन यहाँ पर एक अलग एंगल चल रहा है. हाल फिलहाल में हमने और बहुत सारे केसेस देखे. मतलब सम पीपल आर सेइंग कि हो सकता है एक और विश्व युद्ध हो जाए, ये सारी चीज हो जाए. चाणक्य जी का मेरे इसमें सिर्फ 2 पार्ट क्वेश्चन है. चाणक्य नीति वॉर के, बिकॉज दिस इज लोग कहते हैं पॉलिटिक्स और वॉर के अराउंड ही तो ये सारी चीजें, ये एग्जैक्टली क्या कहती है अराउंड वॉर. क्या वॉर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, किसको करना चाहिए, इन अ नटशेल. एंड सेकंड, what do you think about the state of affairs? आपका क्या व्यू पॉइंट है? I just want to understand that. So 2 व्यू पॉइंट है. पहली बात, wars should be avoided. Okay. Even Chanakya says this? War should be avoided, but get prepared for war. War should be avoided, but get prepared for war. Okay. हम तो चाहते हैं शांति दूत बन के भी जाना चाहिए. Try your best, but you'll be stupid if you want to just avoid war because they may not be ready. So get ready for war, but try to avoid war. Okay. ये तो हमला हो गया, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते. Avoid war because in war, Chanakya says a lot of losses, human loss, financial loss, infrastructure loss. You go 20 years behind. एक war हो जाए तो देश आगे नहीं बढ़ता. Correct. You go 10 years behind, 20 years behind. But I'm not telling that we should go for war. चलो यार हम देख लेंगे. That's a very egoistic statement. But we get prepared. That's why अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छा बोला था. He was the missile man of India. Missile is a symbol of peace, not war. Huh? Right? Okay. But missile is for destruction. No. If I have a missile, सामने वाला 2 बार सोचेगा.
So to have a peaceful existence with the enemy, I should have better missiles than him. ओके, वाओ। हमारे पिताजी भी हमेशा कहते थे कि बोले नाग को कुछ भी हो, एटलीस्ट उसका सब मजाक उड़ा रहे ना, तो फन उठा लेना चाहिए। सिर्फ डसे ना डसे, वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट वो फन उठा लेता तो एटलीस्ट डर के मारे लोग आसपास जाएंगे। तो दैट इज प्रिसाइसली व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। So in fact हमारे यहाँ पे जब न्यूक्लियर टेस्ट हुई थी, that project was called as Buddha Smiled. हाँ, वाओ। तो बुद्धा इज अ पीस लविंग सिंबल ऑफ इंडिया, राइट? तो बुद्धा स्माइल, अरे आजा आजा, वो मेरे पे अटैक करेगा। ओके, वाओ, दिस वाज इंटरेस्टिंग। सो वॉर इज अ साइंस बाय इटसेल्फ। जैसे आई टीच ऑल्सो इन द आर्म फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड मिलिट्री साइंस। चाणक्य के बहुत सारे थियोरीज है, सामदान भेद दंड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जैसे मंडला थियोरी, ह्यूज, इट्स अ साइंस बाय इटसेल्फ। चाणक्य स्पीक्स अ लॉट अबाउट वॉर। So I don't want to go into details. I understand, पार्ट 2 के लिए भी तो सर रखेंगे हम कुछ चीजें, तो दैट आई अंडरस्टैंड। बट बिफोर वी एंड, मेरा एक सवाल है, अगेन एंडिंग अप विद, इफ यू वांट टू आंसर इट्स योर टेक। जब थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो कुछ लोगों ने ना कंपैरिजन चालू किया विद अ यूरोपियन थिंकर कॉल्ड माचियावेली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, माचियावेली। काफी लोग ये एलिगेशंस ऑन फोरम्स लगाया हुआ है कि चाणक्य कंप्लीटली टुक हिज थ्योरीज फ्रॉम दीज यूरोपियन फिलोसोफर्स एंड कुछ उन्होंने फिर उसके बाद ये पोर्ट्रे किया। मैं फाइनली आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। So Machiavelli is often compared to Chanakya. A lot of people say Chanakya is the Indian Machiavelli. Yes, they do say. So दोनों गलत हैं। इसका रीजन है कि चाणक्य existed before Machiavelli. Oh, चाणक्य existed before Yeah. Machiavelli. So European thinker है जैसा आपने बताया, but चाणक्य preceded Machiavelli. So बेटा जो है वो बाप का प्रोडक्ट है या बाप बेटे का प्रोडक्ट है। Oh. So chronologically, Machiavelli existed after Chanakya. Second, whatever Machiavelli spoke about, wrote about, Chanakya has already written. But everything that Chanakya wrote, Machiavelli did not write. So जैसे चाणक्य ने 10 चीज बता दी, इन्होंने 2 चीज बताई जी। वो 2 चीज तो चाणक्य ने बता दी, लेकिन जो 8 चीज है वो Machiavelli ने नहीं बताई। And Machiavelli is a political thinker. Chanakya is also a political thinker. But first, Chanakya is a spiritual thinker. Even Chanakya is first a spiritual. Of course. And the product, I would say that, जो kind of a output हो दे रहे society को, they are called as leaders, Raja. But the terminology is called Raja Rishi. Raja कैसा हो, ऋषि जैसा. So Chanakya is a very different league. We can of course compare. Yeah. But मैं हमेशा कहता हूँ बाप से सीखो, सही बात है, वो पहले बेटे आया से है। भी सीखो। Yeah, wow. सर चाणक्य जी की मृत्यु कैसे हुई? ये काफ़ी डिबेटेबल है। इसलिए देखो मैं तो हिस्ट्री को बहुत पढ़ता हूँ, बट आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, बिकॉज हिस्ट्री विल ऑलवेज हैव लिमिट्स। अब सोचिए 2000 साल पहले किसी ने क्या कमरे में किया, आई कैन ओनली एज्यूम, और थोड़ा रेफरेंसेस मिल गए, किसी ने कह दिया, आई कैन नेवर एग्जैक्टली टेल। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई? पहली बात, चाणक्य की मृत्यु हुई नहीं हुई, हाँ, तो वो नहीं है अभी ठीक है, फिजिकली। हाँ। बट आई टेल यू, मेरा जो इंटरेस्ट रहा है, इट इज ऑन चाणक्य's लाइफ, नॉट चाणक्य's डेथ। कैसे जिए वो ज़्यादा जरूरी है, कैसे मरे वो नहीं। बट जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इट। किसी ने कहा कि उनको मारा गया, किसी ने कहा उन्होंने सुसाइड किया। चाणक्य एंड सुसाइड इम्पॉसिबल। चाणक्य कोई मार सकता है, इम्पॉसिबल, वो सबको मारने वाले थे। बट द वर्जन विच आई पर्सनली लाइक, अगेन डिबेटेबल है, उनकी इच्छा मृत्यु हुई। इच्छा मृत्यु क्या है? एंड अनफॉर्चुनेटली आवर जनरेशन डजंट नो व्हाट इज इच्छा मृत्यु। हम तो आत्महत्या की बात करते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉट ए इनहेरिटेड गिफ्ट फ्रॉम गॉड। यू कैन डिसाइड व्हेन टू डाई। वाओ, इट इज नेचर्स गिफ्ट। पता है आपको? आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि जो भी देख रहे हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव इच्छा मृत्यु। हम जो बर्ड्स एनिमल्स को देखते हैं, जो हमारे घर में आजू बाजू मरते हैं, सो दे में डाई ऑफ ओल्ड एज और सम एक्सीडेंट। मेरे घर पे हमेशा बिल्लियाँ हुआ करती थी, कैट्स, एंड जनरेशन ऑफ कैट्स। तो मैं हमारे पिताजी को पूछता था, अरे ये तो जो सीनियर बिल्ली वो दिखती नहीं है, वो तो मरने वाली है। They'll go into isolation, fast themselves into death.
Oh. इच्छा मरण इज ए नॉर्मल थिंग फॉर ह्यूमन बींग्स. जब हमारा काम हो गया, देखा त्याग दो. चाणक्य ने अपना काम कर दिया, अब हो गया मेरा टाइम, छोड़ दो. पर हमारा प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड मेडिकल एडवांसमेंट वी डोंट वांट टू गिव अप दिस बॉडी. तो हार्ट का प्रॉब्लम है, रिप्लेस कर दो. लिवर प्रॉब्लम है, रिप्लेस कर दो. करो रिप्लेस, अच्छी बात है. बट इवन द बेस्ट मेंटेन्ड कार ऑल्सो हैज एन एक्सपायरी डेट. वी आर नॉट रेडी टू डाई. द क्वेश्चन इज दैट हैव यू लिव्ड योर लाइफ सो वेल दैट यू विल आस्क डेथ व्हेन इट कम्स. अरे तुमने तो बहुत देर की, मैं कब से तैयार था. We neither know how to die, we neither know how to live. Chanakya knew both. ब्यूटिफुल सर. इससे बेटर एंडिंग हो नहीं सकती थी इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के लिए. सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए. एंड दोस्तों, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट बिल्कुल कमेंट्स में बताएं. सर को हम बहुत जल्द से जल्द आपके लिए लाएंगे. आपके क्वेश्चंस लिखिए, पार्ट 2 लिखिए, जितने हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. Until then, keep learning, keep growing, keep investing, and also keep trading because that's also our channel. Thank you so much, sir.